अलग अलग जीवन में लोगों के गोल होते हैं। किसी का सोशल गोल है, किसी का आर्थिक गोल है, जीवन में राजनीतिक गोल है, कोई अपने स्वास्थ्य को ठीक करने का गोल लेता है। अगर जीवन में हमारा गोल है तभी हमारे जीवन को एक दिशा मिलती है। मैं एक एग्जाम्पल से क्लियर करना चाहता हूँ। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज आज से कुछ साल पहले हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में की गई। हजारों साल पहले फाइनल ईयर के स्टूडेंट पे एक शोध किया गया। 100 लोगों पे एक टेस्ट किया गया और उन्हें पूछा गया कि लाइफ में आपका गोल क्या है। उस शोध में 84 लोगों ने कहा हमारा कोई गोल नहीं है, हम इस क्लास को टॉप करना चाहते हैं। उसी क्लास में 13 लोगों ने कहा हम किसी फील्ड में जाना चाहते हैं पर्टिकुलर। किसी ने कहा हम डॉक्टरी फील्ड में जाना चाहते हैं, किसी ने कहा हम इंजीनियरिंग फील्ड में जाना चाहते हैं। 13% लोगों ने किसी फील्ड का नाम बताया, लेकिन 1900 लोगों में से 3% लोग ऐसे थे जिन्होंने अपने गोल, अपने टारगेट को कॉपी पे लिख रखा था कि सर आज से 25 साल बाद हम अपने शहर के सबसे महान डॉक्टर बनेंगे, हम अपने शहर के सबसे महान बिजनेसमैन बनेंगे, 25 साल बाद हम अपने इलाके के सबसे बड़े बिजनेसमैन बनेंगे। और उनको 25 साल बाद जब ट्रेस किया गया तो जिम जिंगलर साहब क्या बोलते हैं कि आंकड़े बहुत ही एक्साइटमेंट वाले थे। 84% जो लोग थे वो अपना जीवन सामान्य रूप से जी रहे थे। 13% जो लोग थे वो अपने जीवन को खुशहाल जी रहे थे, लेकिन 84% से काफी जीवन में वो आगे थे। और जो 3% लोग थे वो लोग थे जो अपने जीवन को सफलतम लेवल पे जी रहे थे, जो 25 साल पहले उन्होंने फाइनल किया था। अगर हमारा गोल स्पष्ट है, अगर हमारा जीवन में गोल है तो हम जीवन में कितनी भी बड़ी अचीवमेंट लेके जा सकते हैं। बहुत सारे लोग जीवन में जो गोल सेट करते हैं अलग अलग फील्ड में, वो अपने गोल को अचीव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को यहाँ से अगर बहादुरगढ़ जाना हो, मेरे पास 5 व्हीकल होंगे। मैं पैदल जा सकता हूँ, मैं बाइक से जा सकता हूँ, मैं साइकिल से जा सकता हूँ, मैं कार से जा सकता हूँ, मैं ट्रेन या बस से जा सकता हूँ। लेकिन अगर मेरे को यहाँ से मुंबई जाना हो, मेरी तैयारी वही रहेगी या चेंज हो जाएगी? हेलो, मेरा व्हीकल चेंज हो जाएगा या वही रहेगा? मेरी सोच, मेरी प्रिपरेशन सब चेंज हो जाएगा। और अगर मेरा गोल सेट हो जाए कि मेरे को अमेरिका जाना है, कितने लोगों को लगता है मेरी प्लानिंग, मेरी सोच, मेरा व्हीकल सब चेंज हो जाएगा? इसका मतलब लाइफ में जब हमारा गोल सेट होता है तभी हमारे जीवन की दिशा बनती है। जिस इंसान का जीवन में कोई गोल नहीं होता उस इंसान का बीसी छाबड़ा जी कहते हैं जीवन में कोई मोल नहीं होता। आइए चेक करते हैं जीवन में गोल का क्या महत्व है और कैसे हम गोल डिजाइन करके अपने जीवन को महान उद्देश्यों की तरफ लेके जा सकते हैं। कितने लोग चाहते हैं जीवन में एक सफलतम जीवन हम जी के इस दुनिया से जाएं ताकि लोग हमें कॉपी करें? चाहते हैं? आइए चर्चा करते हैं सर। एक शब्द होता है ड्रीम। बहुत सारे लोग बोलते हैं, बहुत सारे लोगों की सेमिनारों में मैंने सुना, बहुत सारी बुकें इस नाम से बिकती है ड्रीम। ड्रीम और गोल में क्या अंतर होता है सर? देखिए, इच्छाएं, डिजायर, ड्रीम 100% लोगों की होती है, लेकिन 97% लोग केवल ड्रीम को लेके पैदा होते हैं और ड्रीम को लेके मर जाते हैं। 3% वो बहादुर, वो नौजवान, वो साहसी लोग होते हैं जो अपने ड्रीम को गोल में कन्वर्ट करते हैं। ड्रीम को गोल में कन्वर्ट कैसे किया जा सकता है? आइए चेक करते हैं। हमारा ड्रीम गोल कब बनता है? जब किसी भी इंसान के ड्रीम पे उस पे डेट डल जाए। उस दिन हर इंसान का ड्रीम क्या बन जाता है साहब? हेलो। और ड्रीम पे डेट वही व्यक्ति डाल सकता है जो बहादुर होता है, जो कुछ अलग करना चाहता है। आज इस ऑडिटोरियम में हम इसीलिए बैठे हैं दोस्त कि आज से कुछ साल पहले माननीय टीसी छाबड़ा जी ने एक ड्रीम देखा, उस पे डेट डाली और काम करना स्टार्ट किया। उसका नतीजा है कि इतना भव्य आयोजन हो रहा है। एक आदमी ने ड्रीम देखा, गोल बनाया कि हिंदुस्तान को आर्थिक रूप से आजाद करना है। एक इंसान के गोल में 1 करोड़ लोग आ सकते हैं। हम अगर 1 करोड़ लोग गोल ले लें तो पूरे हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया में तब्दील किया जा सकता है। गोल सेटिंग का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है कि अगर हमें जिंदगी में कोई गोल सेट करना है तो सबसे पहले हमें अपने आप से एक सवाल करना होगा कि मैं चाहता क्या हूं। हेलो, शीशे के सामने खड़े होकर अपना हाथ ऐसे करना सर, राइट हैंड ऐसे करेंगे और शीशे के सामने खड़े होकर अपने आप से एक बात करेंगे, क्या करना क्या चाहता है? नहीं, जोर से बोलेंगे, लाइफ में करना क्या चाहता है, कब तक चाहता है और कितना बड़ा चाहता है।
जब तक ये सवाल अपने आप से नहीं करेंगे तब तक हमें कोई डायरेक्शन नहीं मिलेगी, और जब तक हमें कोई डायरेक्शन नहीं मिलेगी तब तक हम एक्शन में नहीं आएंगे। यस और नो? नो डायरेक्शन मीन्स नो गोल, मीन्स नो डायरेक्शन, और नो डायरेक्शन मीन्स नो एक्शन। अगर हमें डिसाइड ही नहीं किया जाना किधर है तो किधर जाएंगे सर? हेलो? और अगर हमारे डायरेक्शन निर्धारित नहीं है तो हम एक्शन प्लान कैसे बनाएंगे कि कैसे काम करें सर? और अगर हमारा एक्शन नहीं है तो लाइफ में क्या नहीं आएगा सर? हेलो? कितने लोग लाइफ में रिजल्ट चाहते हैं? अगर रिजल्ट चाहिए तो सबसे पहले अपने को क्या डिसाइड करना पड़ेगा? गोल। गोल हमारा डायरेक्शन निर्धारित करेगा, डायरेक्शन हमारा एक्शन निर्धारित करेगा, और एक्शन क्या निर्धारित करेगा? रिजल्ट निर्धारित करेगा। विदाउट ए गोल एवरीथिंग इज जीरो। विदाउट ए गोल एवरीथिंग इज जीरो। रोड पे एक एक्सीडेंट हो गया, 2 आदमियों को चोट लगी, हमने तुरंत एम्बुलेंस को फोन किया कि सर इधर रोड पे बहुत भयंकर एक्सीडेंट हुआ है, आप जल्दी से आ जाइए। एम्बुलेंस वाला क्या सवाल करेगा सर? कहां? एड्रेस। विदाउट एड्रेस एम्बुलेंस की वैल्यू जीरो। हेलो? विदाउट एम्बुलेंस एड्रेस, एड्रेस विदाउट एड्रेस एम्बुलेंस की वैल्यू। हम रेलवे के टिकट काउंटर पे जाके बोलते हैं सर एक टिकट दे दीजिए, सामने से सवाल आएगा कहां जाना है, हम पूछते हैं कहीं की भी दे दो। विदाउट इंफॉर्मेशन टिकट की वैल्यू। जोर से बोलेंगे सर? समुद्र में एक जहाज है, रेडार खराब हो गया, कहां पहुंचेगा? विदाउट राडार जहाज की वैल्यू। कोरियर करवाने के लिए कोरियर की लाइन में लगा, सामने वाले को बोलता हूं सर ये लेटर कोरियर कर दीजिए। कोरियर वाला क्या पूछेगा? एड्रेस। और विदाउट एड्रेस लिफाफे की वैल्यू। ठीक वैसे ही हमारे जीवन में इंसान के रूप में जन्म लिया, और अगर हमारा कोई गोल नहीं है तो हमारे जीवन की वैल्यू। डिसाइड ए गोल। डिसाइड ए गोल, मस्ट इंपोर्टेंट पार्ट। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा बीसी छाबड़ा जी का, जिन्होंने मुझे शुरुआत के समय में 2 घंटे का टाइम दिया और इस गोल की वैल्यू बताई। आज मैं जो भी हूं, जैसा भी हूं, मैं चाहता हूं एक ताली आज इस मंच से बीसी छाबड़ा जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मेरा गोल सेट किया। चक दे इंडिया कितने लोगों ने देखी है फिल्म चक दे इंडिया? ओके। चक दे इंडिया में जैसे शाहरुख खान कोच थे, वैसे हॉकी और के कोच हैं। इंडियन हॉकी और पाकिस्तान की हॉकी का मैच हो रहा था। दोनों कोच अपने ड्रेसिंग रूम में अपनी टीम को मोटिवेट कर रहे थे कि कुछ नहीं है, फाड़ देना, आज का मैच पूरा वर्ल्ड देखने वाला है, आज का मैच हमें पाकिस्तान में हर हाल में जीतना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अपने जीवन की पूरी एनर्जी लगा दो, पूरी ताकत लगा दो। अगर दाएं जगह नहीं मिले तो बाएं से निकाल देना, बाएं जगह नहीं मिले तो दाएं से, दाएं नहीं मिले तो ऊपर से, ऊपर जगह नहीं मिले तो नीचे से, कहीं भी जगह नहीं मिले तो गोल को खींच के सीधा पोस्ट की तरफ मारना। सामने कोई प्लेयर भी आए तो छाती चीर के निकल जानी चाहिए, और उसको पूरा मोटिवेशन दिया। 2 घंटे का जबरदस्त मैच हुआ। 2 घंटे के बाद गोल पोस्ट की तरफ देखे, स्कोर बोर्ड की तरफ देखे, स्कोर बोर्ड पे रिजल्ट था। पता किया क्या लफड़ा हुआ यार, 2 घंटे हो गए, स्कोर क्यों नहीं बन रहा? बाद में पता चला गोल पोस्ट ही नहीं है। हेलो? दिखाई दे रहा है पेड़ पे, तो दुर्योधन कहता है महाराज एक चिड़िया दिखाई दे रही है, और क्या दिख रहा है? पंख दिख रहा है, और क्या दिख रहा है? पैर दिख रहा है, और क्या दिख रहा है? आंख दिख रही है। बैठ जाओ। युधिष्ठिर को बुलाया, उठाओ धनुष बाण, तीर लगाओ। क्या दिख रहा है युधिष्ठिर? उसने कहा महाराज चिड़िया दिख रही है, पंख दिख रही है, आंख दिख रही है। कि बैठ जाओ। नुकुल को बुलाया, सहदेव को बुलाया, फाइनली किसको बुलाया? जोर से आवाज आनी चाहिए, किसको? भीम। भीम भैया धनुष उठाओ, तीर लगाओ, क्या दिखाई दे रहा है? भीम भैया कहता महाराज आम दिखाई दे रहे हैं। अरे नहीं, और क्या दिख रहा है? केवल आम दिख रहे हैं महाराज। अरे भीम क्या चिड़िया की आंख दिख रही है? भीम बोलता है नहीं गुरुदेव, मुझे तो चिड़िया ही नहीं दिख रही है, आंख कहां से दिखेगी? केवल आम दिख रहे हैं। अच्छा बैठ जाओ। फाइनली कौन आया? जोर से लाउडली। अर्जुन। अर्जुन को बोला धनुष उठाओ, तीर लगाओ। अर्जुन क्या दिखाई दे रहा है पेड़ पे? अर्जुन ने कहा
मैं तुम्हारा गुरु हूं, तुम्हारे पास खड़ा हूं, क्या मैं भी नहीं दिख रहा? मुझे माफ करना गुरुदेव, आज मुझे आप भी दिखाई नहीं दे रहे, मुझे केवल चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। जिसका गोल इस तरह से स्पष्ट होता है, पूरा जहान उसके कदमों में होता है। कितने लोगों को लगता है हमारा गोल स्पष्ट होना चाहिए, उसके बीच में कोई विकल्प नहीं होना चाहिए? हेलो, जीवन का एक नियम है 97 और 3। 97% लोग जीवन में उनके लिए काम करते हैं जिनका 3% लोगों का क्या होता है? किसी के पास पेन है? ढक्कन वाला पेन सर, ढक्कन वाला पेन है? जल्दी देंगे फास्ट। ये पेन है सर, इसमें 2 पोर्शन होते हैं। एक पोर्शन होता है 3% और दूसरा पोर्शन होता है 97%। एनर्जी किसकी लगती है? जोर से बोलिए। शाही किसकी खत्म होती है? तकलीफ किसको होती है? घसीटा किस पे लगता है? परेशानी में कौन रहता है? 97%, क्योंकि जिंदगी में गोल फाइनल नहीं कर पाता, इसीलिए ये 97% पूरी जिंदगी दूसरों के लिए यूज होता है। और इस 97% को होल्ड कौन करता है? जोर से बोलिए, कौन होल्ड करता है सर? 3%, जिसका गोल फाइनल है। ये 3% कौन लोग होते हैं जिनका गोल रिटर्न में फाइनल होता है? ये 3% कौन लोग होते हैं जो 97% को मैनेज करते हैं? ये 3% कौन लोग होते हैं जो जिम्मेवारी लेते हैं? ये 3% कौन लोग होते हैं जो टारगेट सेट करते हैं? ये 3% कौन लोग होते हैं जो जीवन में हमेशा बड़ा गोल डिसाइड करते हैं? 97% लोगों को होल्ड करने की क्षमता रखते हैं, हाँ या ना साहब? और पॉकेट में जब डालेंगे तो दिखाई कौन देगा, 97 या केवल 3? कितने लोग चाहते हैं कि हमें 3% लोगों में जाना है? आज हमारा गोल फाइनल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए सर? कितने लोगों को लगता है गोल फाइनल होना चाहिए सर? अगर हमारा गोल फाइनल है तो जीवन में हम बड़ी कामयाबी पे जाने वाले हैं, और गोल फाइनल नहीं है तो हम 97% लोगों के लिए पूरी जिंदगी काम करने वाले हैं। कितने लोगों को लगता है गोल फाइनल आज होना चाहिए साहब? यस सर, आगे चलते हैं सर। नेक्स्ट, नो गोल मीन्स, जोर से बोलिए, नो गोल मीन्स नो डायरेक्शन, और नो डायरेक्शन मीन्स नो एक्शन, और नो एक्शन मीन्स नो रिजल्ट। अगर हमारे पास कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई गोल नहीं है, इसका मतलब कोई डायरेक्शन नहीं है, कंफ्यूज है टोटली, किधर जाना है, क्या करना है पता नहीं। कोई भी लाइफ का काम करते हैं, हमें सबसे पहले गोल फाइनल करना होगा। अगर गोल नहीं होगा तो हम कहीं नहीं पहुंच पाएंगे, हाँ या ना साहब? वही लोग इस त्यागराज स्टेडियम में पहुंचे हैं जिनका गोल था कि हमें कहां पहुंचना है। और जो लाइफ में गोल सेट नहीं करते, पूरी जिंदगी वो धक्का खाते रहते हैं, और लाइफ के अंतिम समय में उनकी हालत ऐसी हो जाती है। बिना गोल जीवन ऐसा हो जाता है टोटली। When you focus on problem, you lose your goal. When you focus on goal, you lose your। जब आप अपने गोल को फाइनल करते हो तो समस्याएं गायब हो जाती है, और समस्याओं को फोकस करते हो तो क्या गायब हो जाता है? अपना हाथ ऐसे करेंगे, राइट हैंड ऐसे करेंगे, अपने सामने लाएंगे, जल्दी से करेंगे, राइट हैंड ऐसे अपने सामने लाएंगे, हाथ को देखेंगे, पूरा ध्यान हाथ पे रखेंगे, और हाथ को इधर ही रखेंगे। फिर आप मेरे को देखेंगे, केवल हाथ को इधर ही रखेंगे। अब वापस अपने हाथ को देखेंगे, हाथ की लकीरों को देखिए, हाथ के कलर को देखिए, हाथ के अंदर बने हुए अलग अलग पोर्शन को देखिए, पूरा ध्यान हाथ में दीजिए। क्या मैं दिखाई दे रहा हूं? यस और नो? जोर से बोलिए, यस और नो? नो। अब हाथ को इधर ही रखिए और ध्यान मेरी तरफ रखिए। क्या मैं दिखाई दे रहा हूं? यस और नो? यस, एग्जैक्टली मैं यही बताना चाहता हूं। अगर हमारा ध्यान हमारे गोल पे होगा तो बीच की समस्याएं दिखाई नहीं देगी, और अगर हमारा ध्यान गोल होगा ही नहीं तो समस्या पे ध्यान जाएगा, हाँ या ना साहब? बीसी छाबड़ा जी अक्सर बोलते हैं, जिन लोगों की नजर पहाड़ की चोटी पे होती है वो पहाड़ की चोटी पे पहुंचते हैं, वो जिनकी नजर बीच की बाधाओं में होती है वो जीवन के बीच की बाधाओं में अटक जाते हैं। हमारा ध्यान कहाँ होना चाहिए? कितने लोगों को लगता है गोल पे होना चाहिए? हम जीवन में निशाना लगाते हैं सर। अगर जीवन में हमारे पास गोल नहीं है तो निशाना कहां लगेगा? समस्याओं पे, तकलीफों पे, परेशानियों पे, दिक्कतों पे,
हाँ या ना साहब? और अगर हमारा गोल फिक्स होगा तो हमारा निशाना कहाँ लगेगा साहब? बहुत सारे लोग गोल डिसाइड ही नहीं करते हैं, प्रयास करते हैं अलग अलग दिशाओं में, छोटा मोटा चैलेंज आता है तब परेशान हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने जीवन में गोल ही डिसाइड नहीं किया। कितने लोगों को लगता है आज हमें अपना गोल डिसाइड करना चाहिए साहब? हेलो, आज हम कहाँ बैठे हैं सर? त्यागराज स्टेडियम। कहाँ बना हुआ है सर? दिल्ली में। कितनी बार बना? जोर से बोलिए। नो। इस दुनिया में हर बड़ी कामयाबी, बड़ा पुल, बड़ा मंदिर, बड़ी इमारत, बड़ा होटल 2 बार डिजाइन किया जाता है। पहली बार पेपर और दिमाग में, और दूसरी बार वो भौतिक जगत में आता है। यस और नो? दुनिया की हर बड़ी मंजिल, बड़ी इमारत, चाहे वो बुर्ज खलीफा हो, चाहे वो इंडिया गेट हो, चाहे वो ताजमहल हो, चाहे होटल हो, चाहे वो बड़ा ब्रिज हो, हर बार उसका निर्माण 2 बार होता है। पहली बार पेपर में और दिमाग में, और दूसरी बार कहाँ? कितने लोगों को लगता है अपना गोल आज हम पेपर और दिमाग में बनाएंगे तभी हमारा गोल जिंदगी में अचीव हो पाएगा? हेलो, आपकी तालियां बताएगी कि आपको गोल अपना पेपर में बनाना चाहिए। हेलो, डिजायर और ड्रीम्स कन्वर्ट इनटू गोल। 6 थिंग्स रिक्वायर्ड। बहुत सारे लोग अपने बड़े बड़े गोल, बड़े बड़े सपने, बड़े बड़े डिजायर, इच्छाएं बना लेते हैं, लेकिन वो गोल में कन्वर्ट नहीं कर पाते सर। गोल में केवल 3% लोग ही अचीव वो गोल बना पाते हैं। क्यों पता है? क्योंकि गोल बनाने के लिए मर्दानगी चाहिए। क्या आप लोगों में है? कितने लोग चाहते हैं हमारा गोल बनेगा, पूरी दुनिया देखेगी? नंबर 1, अगर हम अपने गोल को, ड्रीम को गोल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या होना चाहिए? है जी? उस पे डेट डालिए कि मुझे ये अचीव करना है इतने समय में। जैसे ही डेट डलेगी उसके बाद हमारा क्या बनेगा साहब? एक्शन प्लान, हमारी डायरेक्शन, हम काम कैसे करेंगे उस पर। यस और नो? और जैसे ही हमारा एक्शन प्लान बनेगा, डायरेक्शन बनेगी, दिशा बनेगी, तीसरा काम आएगा हमारा डेडिकेशन, हमारी निष्ठा, हमारा कमिटमेंट। इस दुनिया में एक भी इंसान लूजर नहीं है, एक भी इंसान आलसी नहीं है, एक भी इंसान कामचोर नहीं है, एक भी इंसान ऐसा नहीं है जो काम नहीं करना चाहता। बस फर्क केवल इतना है कि आपका गोल, आपका डिजायर, आपका ड्रीम आपको मोटिवेट नहीं कर रहा है, वो छोटा है। हेलो, जिस इंसान का गोल, जिसका ड्रीम, जिसकी इच्छाएं उसे मोटिवेट नहीं कर रही, इसका एक ही मतलब है सर क्या? कि हमारा जो गोल है ना वो छोटा है। यस और नो? डिसिप्लिन, अनुशासन मस्ट इंपोर्टेंट है कोई भी गोल को अचीव करने के लिए। अगर मैं अच्छा ड्राइवर बनना चाहता हूं तो मुझे किसमें रहना पड़ेगा साहब? मुझे हर उस नियम को फॉलो करना पड़ेगा जो मेरे उस सिस्टम के टॉप पे लेके जाना चाहता है। और आरसीएम बिजनेस में अगर हम टॉप लेवल पे जाना चाहते हैं तो हमें आरसीएम बिजनेस के 6 बेसिक में फिट होना पड़ेगा। हेलो, हमें स्टार डायमंड के लेवल में फिट होना पड़ेगा। यस और नो? जो सिस्टम में फिट होते हैं वही लाइफ में हिट होते हैं। यस और नो? डील फाइनल करनी पड़ेगी सर। जो भी गोल आप अचीव करना चाहते हो उसकी डील फाइनल करनी पड़ेगी सर। एक राजा था, बहुत बड़ा था, साम्राज्य बहुत विस्तार था। उसने कहा मैं इस दुनिया से जब जाऊं तो मैं आने वाली पीढ़ियों को एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन देके जाना चाहता हूं। उसने अपने सारे विद्वान साथियों को इकट्ठा किया, उसके राज्य में जितने भी विद्वान पंडित थे उनको बुलाया और उनको बोला कि आप मेरे लिए एक ऐसी किताब बनाओ, उस किताब को दुनिया का कोई भी आदमी पढ़े तो वो कामयाब हो जाना चाहिए। अच्छा विचार था। सारे विद्वान पंडित लोग लगे उस किताब को बनाने के लिए। 2 साल तक संघर्ष किया और एक बहुत बड़ी किताब बना के महाराज के सामने लाई कि महाराज इस किताब को दुनिया का कोई भी आदमी पढ़ लेगा वो कामयाब हो जाएगा। राजा ने उस किताब को देखा और थोड़ी देर बाद देखने के बाद बोला ये किताब बहुत बड़ी है, आने वाले समय में लोगों के पास इतना टाइम नहीं होगा, इस पूरी नॉलेज को तुम एक पेज में लिख के लाओ और उस पेज को दुनिया का कोई भी आदमी पढ़े, किसी भी धर्म, मजहब, जाति, कलर का, वो कामयाब हो जाना चाहिए। अगले 2 साल के लिए फिर उन लोगों ने कठोर मेहनत की और उस पूरे एक किताब को एक पेज में लिख के लाए। महाराज ने उसको पेज को देखा और पेज देखने के बाद राजा बोलता है ये पेज भी बहुत बड़ा है, लोग इतना नहीं पढ़ेंगे, मुझे एक लाइन में लिख के दो जिसे आने वाले समय में दुनिया का कोई भी इंसान पढ़े तो वो कामयाबी की तरफ चला जाए। और अगले 2 साल के संघर्ष के बाद वो सारे विद्वान लोग, सारे पंडित लोग, सारे विशेषज्ञ लोग एक लाइन एक पेज पे लिख के लाए। कितने लोग चाहते हैं कि वो लाइन आप भी सुनना चाहेंगे? एक लाइन थी पेज पे, वो थी देयर इज नो फ्री लंच इन लाइफ। इस दुनिया में
फोकट में कभी कुछ नहीं मिलता, हर कामयाबी की कीमत देना पड़ता है। कितने लोग चाहते हैं लाइफ में कि हमारा गोल अचीव हो? क्या उस गोल की कीमत देने के लिए तैयार है? नहीं, मर्दों वाला यस चाहिए, ढीले वाला यस से कीमत अदाई नहीं होती है सर। मेरे को कार खरीदनी है 10 लाख रुपए की, मेरी डिजायर है, मेरा सपना है, मेरा ड्रीम है कि मुझे 10 लाख की गाड़ी चाहिए। मैं शोरूम में जाके शोरूम वाले से बोलता हूँ, सर ये 10 लाख की गाड़ी मेरा जीवन का ड्रीम है, मुझे दे दो। शोरूम वाला क्या बोलेगा? सर क्या फाइनल करो? डील फाइनल करो। 10 लाख की गाड़ी क्या मुझे 9 लाख में मिलेगी? 7 में मिलेगी? मैं उसे समझाऊं कि ये मेरे जीवन भर का गोल है सर, मेरा ड्रीम है, मुझे दे दो। नहीं सर, 10 लाख गाड़ी के लिए डील कितनी होगी सर? जोर से बोलिए, लाउडली। 50 लाख का मकान चाहिए, डील कितनी फाइनल होगी सर? 1 करोड़ का मकान चाहिए, डील कितनी फाइनल होगी सर? अगर आप चाहते हो कि आपका कोई भी गोल, कोई भी टारगेट, कोई भी सपना, कोई भी ड्रीम, कोई भी डिजायर बहुत बड़ी है, तो क्या उतनी बड़ी कीमत देने के लिए तैयार हैं? कितने लोग डील फाइनल करने के लिए तैयार हैं कि हमारा ड्रीम पूरा होगा, दुनिया इधर की उधर हो जाए? हेलो, कितने लोग आरसीएम में डायमंड जाना चाहते हैं? अगर आरसीएम में डायमंड जाना है तो स्टार डायमंड क्लब करना पड़ेगा। क्या डील फाइनल करने के लिए तैयार हैं? कितने लोग आज वादा करते हैं कि हम अपनी डील फाइनल करेंगे सर, चाहे कुछ भी हो जाए? ताली जोरदार वाली बजा लीजिए, यहाँ डील फाइनल करनी पड़ती है सर। हमारा जो भी ड्रीम है, जो भी इच्छाएं हैं, वो हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए और रियलिस्टिक होनी चाहिए, धरातल पे होनी चाहिए। रियलिस्टिक का मतलब जिसको मापा जा सके, जिसको मेजर किया जा सके, जिसको टुकड़ों में तोड़ा जा सके। मेरी नज़र में 3 तरह के शब्द होते हैं। पहला शब्द होता है ड्रीम। डेट डलने के बाद वो गोल बन जाता है, और गोल इंसान का कब अचीव होता है? जब उसको टारगेट के रूप में टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है। क्लियर? ताली बजा लीजिए, ये फाइनल है सर। कामयाबी के लिए अपने को टारगेट में आना पड़ेगा। नेचर का एक नियम है सर, प्रकृति हमेशा बदलती रहती है। प्रकृति का नियम है, ये कभी सितर नहीं रहती है। खड़ा हुआ पानी बदबू मारने लग जाता है सर, खड़ा हुआ खून थक्का बन जाता है। प्रकृति भी अपने आप को कभी भी रोकती नहीं है सर, ये हमेशा लगातार बढ़ती रहती है। कितने लोग मेरी बात से सहमत है सर? चाहिए बिजनेस हो, चाहिए लाइफ हो, आप एक जगह पे स्टैंड नहीं कर सकते। या तो आप ऊपर जाएंगे या आप, जोर से बोलिए, या तो आप ऊपर जाएंगे या कितने लोग ऊपर जाना चाहते हैं सर? गतिशील रहना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? या तो आप सफल बनोगे या तो आप ऊपर जाओगे या आप ये नहीं बोल सकते कि मेरा मूड नहीं है। हेलो, आप ये नहीं बोल सकते प्रकृति को कि मैं ये करना नहीं चाहता। नहीं, प्रकृति अपना काम करती है सर, रंग रूप नहीं देखती, जाति धर्म नहीं देखती, वो अपना काम करती है सर। प्रकृति हमेशा बदलती रहती है सर, बुरा मत मानना सर। अगर एक किसान है, साइकिल को मैं पहाड़ के ऊपर चढ़ा रहा हूं, पेडल मार रहा हूं, साइकिल ऊपर जा रही है, पेडल मारना बंद किया, क्या होगा? ऊपर जाने के लिए जोर लगाना पड़ता है, नीचे प्रकृति अपने आप ले आती है। हेलो, प्रकृति का नियम है सर। किसान खेत में बीज लगाता है, फसल प्राप्त करेगा। एक किसान है जिसने खेत को तैयार किया और वो बोलता है मेरा मूड नहीं है, मैं बीज नहीं लगाऊंगा। क्या प्रकृति उस खेत को खाली रखेगी? नो। अगर आपने बीज नहीं लगाया तो प्रकृति अपने हिसाब से बीज लगा देगी। यस और नो? पानी को मैं गर्म करता हूं गैस चूल्हे पे और गैस चूल्हे को बंद कर देता हूं, पानी वापस कहां चला जाएगा सर? गर्म या ठंडा? कौन करता है ठंडा सर? प्रकृति सर। कौन करता है? हमें कामयाबी के लिए प्रयास करना पड़ता है, ना कामयाबी प्रकृति अपने आप हमारी झोली की तरफ धकेल देती है। हेलो, हम लोगों को एनिवर्सरी के लिए एक ही नारा देते थे, क्या? दिल्ली चलो। क्या नारा देते थे? क्या किसी ने ये नारा दिया, घर चलो? प्रकृति अपने आप घर भेज देगी सर। यस और नो? कार, घर, पिन लेवल, पैसा, पर्सनैलिटी, नॉलेज, इन सबको गोल बनाकर बढ़ाते रहोगे तो आगे जाओगे, वरना नीचे आना। ये सब काम प्रकृति अपने आप कर देगी, आपका इंतजार नहीं करेगी। बुरा मत मानना दोस्त। अगर आप आरसीएम बिजनेस में गोल नहीं बना रहे हो, पुराने समय में आपने कोई झंडे गाड़े थे,
वो धीरे धीरे झंडे नीचे आने वाले हैं, आगे नहीं जाने वाले अगर आप एक्टिव नहीं है तो। हेलो, प्रकृति काम करती है सर। अगर आपके पास 10 लाख की गाड़ी है, 20 लाख की गाड़ी का ड्रीम नहीं है तो बुरा मत मानना सर, जल्दी ही आप बाइक पे आने वाले हो। अगर आपके पास 3 बेडरूम का मकान है, प्रयास नहीं किया 4 बेडरूम में जाने का, तो चिंता मत करो, प्रकृति 2 बेडरूम की व्यवस्था कर रही है। अगर आप आरसीएम में रॉयल्टी अचीवर है, एक एग्जांपल देना चाहूंगा सर, बहुत सारे लोग मिलते हैं मेरे को। अगर आप रॉयल्टी अचीवर है और आपका नेक्स्ट गोल टेक्निकल का नहीं है, अगर आप डायमंड क्लब करते हैं, नेक्स्ट गोल स्टार डायमंड का नहीं है, सुपर डायमंड का नहीं है, तो ये फाइनल है, डायमंड रहने वाला नहीं है। आप वापस कहां जाने वाले हो? कितने लोगों को लगता है गोल फाइनल करना है, आगे का नेक्स्ट कदम, 1 कदम? जो भी रॉयल्टी अचीवर अपने टेक्निकल के लिए जोर नहीं लगा रहा, या तो वो जोर लगाएगा, गोल बनाएगा, कहां जाएगा? टेक्निकल। और नहीं बनाएगा तो प्रकृति क्या करेगी सर? प्रकृति का नियम है, या तो आप कहां जाएंगे और या कितने लोग वादा करते हैं आज से गोल बना के केवल ऊपर की तरफ प्रयास करना स्टार्ट कर देंगे सर? नो गोल्स मीन्स नो डायरेक्शन, नो डायरेक्शन मीन्स नो एक्शन, और नो एक्शन मीन्स नो रिजल्ट। कहां जाना है? हेलो, कितने लोगों को डायमंड जाना है? कितने लोग आज डायमंड के साथ अपनी डील फाइनल करने के लिए तैयार हैं साहब? नहीं नहीं, खड़े होके तालियां, सीटियां, हुआ बता के बजाएंगे कि डायमंड के साथ डील फाइनल करनी है। की टू सक्सेस, हेलो, की टू सफलता की चाबी क्या है? ऐसी क्या चीज है जिसको करके मैं सक्सेस हो सकता हूं? बहुत सारे लोग मीटिंग के बाद पूछते हैं कि सर मुझे सफल होना तो क्या करना चाहिए? देयर इज नो सच ए कॉमन डेफिनेशन अबाउट सक्सेस विच इज सुटेबल टू ऑल। ऐसी कोई परिभाषा बनी नहीं है जो सबके लिए सुटेबल हो सक्सेस के बारे में। किसी के लिए पैसा सक्सेस है, किसी के लिए सम्मान सक्सेस है, किसी के लिए गाड़ी सक्सेस है, किसी के लिए अपने रिजल्ट सक्सेस है। देयर इज नो सच ए कॉमन डेफिनेशन। हेलो, बट देयर इज ए कॉमन ओपिनियन अबाउट सक्सेस। बहुत सारे लोगों की एक कॉमन ओपिनियन है कि मैं सक्सेसफुल कब बन सकता हूं, कौन मुझे सक्सेसफुल कहेगा? बीइंग सक्सेसफुल मीन्स द अचीवमेंट ऑफ डिजायर्ड विजन्स एंड प्लान गोल। जो मैंने सोचा, जो मैंने देखा, जो मैंने प्लान किया, यदि मैं उसको अचीव कर लेता हूं देन आई एम सक्सेसफुल। हेलो, लोगों के माइंड में ये कॉमन ओपिनियन है कि ये सक्सेसफुल व्यक्ति है क्योंकि इसने जो टारगेट लिया था वो पूरा कर लिया। बट डिक्शनरी मीनिंग ऑफ सक्सेस, डिक्शनरी में शाब्दिक अर्थ सफलता का क्या है? गेटिंग हेल्थ, वेल्थ, प्रोस्पेरिटी, हैप्पीनेस, नेम एंड फेम। यदि मुझे अच्छी हेल्थ मिल जाए, ढेरों सारा पैसा मिल जाए, अचीवमेंट मिल जाए, नाम मिल जाए, सम्मान मिल जाए, शोहरत मिल जाए, खुशियां मिल जाए, कोई चीज पेंडिंग रही नहीं, तो इसे सक्सेस कहा जाता है। हेलो, लेकिन बाहर की दुनिया में यदि आप देखोगे तो क्या ये सारी चीजें कहीं पॉसिबल है? पैसा आ रहा है तो स्वास्थ्य खराब हो रहा है, टाइम नहीं मिल पा रहा है, खुशी नहीं हो रही है, परिवार को समय नहीं दे पा रहा है। शाब्दिक अर्थ तो यही है, बट प्रैक्टिकल में ये किसी भी बिजनेस में संभव नहीं है। लेकिन दिस टाइप ऑफ सक्सेस इज पॉसिबल ओनली एंड ओनली इन आरसीएम। यदि आपको नाम चाहिए, पैसा चाहिए, सम्मान चाहिए, सफलता चाहिए, रिकॉग्निशन चाहिए, कल आपने देखा तो किस में पॉसिबल है? वो किस में पॉसिबल है? तो आज मैं जो आपके साथ सक्सेस की बात करूंगा वो आरसीएम से रिलेटेड बात करूंगा। अभी हमने ये पढ़ा था देयर इज नो कॉमन डेफिनेशन अबाउट सक्सेस। सक्सेस की कोई कॉमन डेफिनेशन नहीं है, बट देयर इज ए कॉमन फैक्टर अबाउट सक्सेस।
सफलता के लिए एक कॉमन फैक्टर है जिसको सब लोग मानते हैं, स्वीकार करते हैं, एंड दैट इज वी ऑल वांट सक्सेस। हेलो, वी ऑल वांट सक्सेस या वी ऑल लाइक सक्सेस। हम सब सफल होना चाहते हैं। एम आई राइट? हम सब सफल होना चाहते हैं, हम सब सफलता को पसंद करते हैं। दिस इज द फिगर, दिस इज द फिगर। वी लाइक सक्सेस, वी लाइक सक्सेस। हम सफलता को पसंद करते हैं। बीसी छाबड़ा जी की एक बात हमें बार बार मोटिवेट करती है। सर बोलते हैं कि जब वो कॉलेज में पढ़ते थे, बीसी सर बोलते हैं जब वो कॉलेज में पढ़ते थे वो हेमा मालिनी से बहुत प्यार करते थे, वो हेमा मालिनी को पसंद करते थे। क्या हेमा मालिनी से शादी हुई? क्यों? क्योंकि वो तो हेमा मालिनी को पसंद करते थे, बट हेमा मालिनी जी बीसी सर को पसंद नहीं करते थे। आप तो सफलता को पसंद करते हैं, बट क्या सफलता आपको पसंद करती है? इट इज द मेन फैक्टर। हेलो, आप पसंद करते हैं, जरूर नहीं सफलता आएगी। जिस दिन सफलता आपको लाइक करना शुरू कर देगी, जिस दिन सफलता आपको पसंद करना शुरू कर देगी, दुनिया की कोई ताकत आपको सफल होने से रोक नहीं सकती है। It is two-way process. It is not one-way process. It is two-way process. मैं ऐसा क्या करूं, मैं ऐसा क्या बनूं, मैं किन आदतों को अडॉप्ट करूं कि सफलता भी मुझे पसंद करने लग जाए। हेलो, तभी आएगी ना। मेरे पसंद करने से सफलता आने वाली नहीं है। जिस दिन सफलता मुझे लाइक करेगी तब सफलता आ सकती है। तो उसके लिए व्हाट शुड आई डू? मैं क्या करूं कि सफलता भी मुझे पसंद करे? इट इज द रियल की टू सक्सेस। हेलो, इट इज द रियल की टू सक्सेस। सफलता की यही चाबी है कि मैं ऐसे क्या काम करूं कि सफलता भी मुझे पसंद करे। अब वो चीजें कौन सी हैं जिसकी वजह से सफलता मुझे पसंद करे? वो कौन सी आदतें हैं, वो कौन से लोग हैं? ऐसे कुछ लोग हैं, ऐसी कुछ आदतें हैं जिनको सफलता पसंद करती है या जिनको सफलता पसंद नहीं करती है। जिन चीजों को सफलता पसंद करती है मैं वो करूंगा तो सफल हो जाऊंगा, और जिन चीजों को सफलता पसंद नहीं करती है मैं वो कर रहा हूं तो सफलता कभी मुझे मिलने वाली। आर यू एग्री विद मी? पूछे क्या क्या है जाने। The first point is what should I have to do? Success कभी भी ढीले ढाले, बहानेबाज, नकारात्मक, आलसी और शिकायती किस्म के लोगों के पास नहीं जाती है। हेलो, सफलता कभी भी ढीले ढाले, बहानेबाज, नकारात्मक, आलसी या शिकायती किस्म के लोगों के पास, और यदि ये चीजें मेरे अंदर हैं और मैं काम बड़ा जोर से कर रहा हूं, सफलता आएगी क्या? इसका मतलब क्या है कि मुझे क्या बनना पड़ेगा? मजबूत बनना पड़ेगा, एक्टिव बनना पड़ेगा, लर्निंग मोड में बनना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा, मस्त रहना पड़ेगा, सीखने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, बहानों को छोड़ना पड़ेगा। ऑलवेज बी एक्साइटेड, ऑलवेज बी क्यूरियस। हमेशा आपकी इच्छा शक्ति रहे। देयर शुड बी बर्निंग डिजायर। Always be responsible and always be positive and always be passionate. अपने काम के प्रति आपके अंदर जुनून होना चाहिए, लगना चाहिए सामने वाले को कोई जुनूनी बंदा मेरे सामने खड़ा है। जिस दिन ये पहली क्वालिटी आपके अंदर आ गई, मैं दावे से कहता हूँ कितनी भी परिस्थितियां विपरीत हो जाए, दुनिया की कोई ताकत आपको सक्सेस होने से रोक नहीं सकती है। कर सकते हैं ऐसा? तैयार हैं? कोई बहाना नहीं चलेगा। डायमंड क्लब पक्का, सुपर डायमंड क्लब, स्टार डायमंड क्लब, क्राउन क्लब, ओके। सफलता भाग्य भरोसे बैठे लोगों के पास भी नहीं जाती है। यदि मैं काम कर रहा हूं, सही तरीके से नहीं कर रहा हूं, रिजल्ट आएंगे क्या? और जब रिजल्ट नहीं आएंगे आई विल बी फ्रस्ट्रेटेड। तो मुझे क्या लगेगा? और जब मेरे रिजल्ट नहीं आ रहे हैं तो मुझे एक बहुत अच्छा बहाना मिल जाता है। कॉमन फैक्टर है ये कि मेरी किस्मत ही ऐसी है, मेरी किस्मत में सफलता शायद नहीं है, मेरी किस्मत में बड़ी पिन नहीं है।
और जब इस प्रकार का एटीट्यूड बन जाता है व्यक्ति, मैं भाग्य विरोधी नहीं हूं, बट मैं कर्म केंद्रित हूं, मैं मेहनती लोगों की बात कर रहा हूं। और जब इस प्रकार का काम नहीं होता, वो काम करना बंद कर देता है, अपने आप को चेक करना, अपडेट करना बंद कर देता है। कहां गलती हो रही है उसकी बजाय वो क्या करता है, एक पेट डायलॉग जो सब लोगों को पसंद आता है, और वो ये बोलना शुरू कर देता है, वक्त से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को मिलता। अपने आप को बचाने का सबसे बड़ा बहाना, वक्त से पहले और भाग्य से ज्यादा कुछ मिलता। यहां तक बात नहीं बनती, सुबह उठता है, अखबार देखता है और अखबार में राशिफल पढ़ता है, मेरी रोटी कब आएगी। जब यहां भी बात नहीं बनती तो फिर किसी पंडित जी के पास भी जाता है, पंडित जी मेरा हाथ देखो, हेलो, और पंडित जी बोलता है तेरे हाथ में भाग्य रेखा ही नहीं है। कैसे बनेगी, जो भी तरीका बताएगा मैं उस पर बात नहीं कर रहा, तेरे हाथ में भाग्य रेखा ही नहीं है। अरे मैं बोलता हूं मत विश्वास कर हाथ की लकीरों पर, किस्मत तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। हेलो, यदि आप कामयाब होना चाहते हैं तो इस भाग्यवादी नजरियों को छोड़ना पड़ेगा और आपको कर्म केंद्रित होना पड़ेगा। मेहनत करने की आदत डालिए और सही तरीके से काम करना सीखिए। There is a lot of difference between working and correct working. सही तरीके से काम, जब तक सही तरीके से काम नहीं होगा रिजल्ट आने वाला नहीं है। लक मान लेते भाग्य भी है, आप विश्वास करते करना चाहिए, मैं भी करता हूं। लक LUC के भाग्य, लेकिन इसको यदि आप थोड़ा सा एक्सपेंड करें, इट्स मीनिंग इज लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज। लेबर है बट अंडर करेक्ट नॉलेज। लेबर करना ही पर्याप्त नहीं है, पहाड़ पर कुआं खोद रहा हूं मैं, पानी आएगा क्या? लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज, मेहनत करना सीखिए। और घर के दरवाजे पर घोड़े की नाल लगाने से सफलता नहीं मिलती है, सफलता पाने के लिए खुद के दोनों पांव में घोड़े की नाल लगवानी पड़ती है। आर यू एग्री विद मी? ओके, थैंक यू। सक्सेस डोंट कम अनकमिटेड पीपल। बोला कुछ हुआ कुछ, जुबान की कोई बात नहीं है, क्या बोला था भूल गया है, कमिटमेंट नाम की कोई चीज नहीं है। और मैं मानता हूं अगली स्लाइड से बढ़िया मेरे पास कोई जवाब नहीं है। यदि आप कमिटेड नहीं हैं तो कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन जिस दिन आप अपने वचन पे संकल्पित हो गए, दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाब होने से रोक नहीं सकती है। हेलो, जोरदार तालियां होनी चाहिए इसके लिए। अपने संकल्प के बीच किसी विकल्प को ना आने देना। जो आपने कमिटमेंट कर लिया, एक बार जो जुबान कर ली, फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता, है ना। अपने संकल्प के बीच किसी विकल्प को न लाना, समय की लंबाई से बिल्कुल ना घबराना। एक दिन हर ऊंचाई तेरे हाथ में होगी और एक दिन पूरी दुनिया तेरे साथ में होगी, ये मानिए। तीसरी सबकी लाइन है सर, बी कमिटेड इफ यू वांट टू गेट सक्सेस। छोटी सोच वाले लोगों के साथ भी सक्सेस नहीं आती है। उड़ जाओ 1-15 में। कल की स्लाइड देखी, 2020 विजन देखा, 40,25,000 करोड़ का टारगेट है, मार्केट बनने वाली है। कहां उड़ रहा है 1-15 में? 40,25,000 करोड़ का टर्नओवर होगा। और उन प्रोडक्ट का जो हमारे साथ है, बाहर की बात नहीं कर रहे, जो प्रोडक्ट आरसीएम के साथ है उनका मार्केट साइज। बट मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा, मैं तो उड़ जाऊं। सोच ही मेरी वो छोटी सी है, अपने आप को बांध के रखा हुआ है ना, ताकत लगा ही नहीं रहा। और यहां तक भी मैंने लोगों की सोच को देखा, बड़ी सोच है ही नहीं है। टेम्पो के पीछे लिख रखा है, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। कभी मर्सिडीज के पीछे लिखा देखा है ये? उसको टेम्पो ही, सोच ही टेम्पो की है तो मर्सिडीज आएगी क्या? रॉयल्टी में उलझा है, डायमंड आएगा क्या? नहीं आएगा। तो क्या करना है? थोड़ी सोच को बड़ा कीजिए। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन आरसीएम, लेकिन बड़ी सोच वाली मानसिकता के साथ काम करने की जरूरत है। थिंक बिग, ग्रो बिग, थिंक बिग, गेट बिग। हो सकता है? कितनी बड़ी सोच है, मैं भी बड़ा होकर ट्रक बनूंगा। सोच तो बड़ी है, अपनी सोच को तो बड़ा कीजिए।
टारगेट लीजिए डायमंड का। जो चाहिए आपसे में मिल सकता है, टारगेट लीजिए डायमंड का। आपको पैसा चाहिए, सामान चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, हवाई जहाज की यात्रा चाहिए, जो चाहिए एवरीथिंग इज पॉसिबल आंसर, बट अपनी सोच को बड़ा करने की जरूरत है। हो सकती है। एंड द नेक्स्ट इज सक्सेस लक्ष्य विहीन। अभी महावीर जी ने जोरदार तालियां महावीर जी को होनी चाहिए। आई वॉज वेरी एक्साइटेड व्हेन आई वॉज लिसनिंग फ्रॉम राइट। लक्ष्य ही नहीं है, टारगेट ही नहीं है, क्या करना पता ही नहीं है। जो हो गया हो गया, वो टारगेट भी मैंने अपने आप हुआ है। महीने के क्लोज में जो बिजनेस हो गया वो अपने आप हुआ है, मैंने नहीं किया वो। दुनिया में दो प्रकार के लोग हैं। द फर्स्ट वन इज कुछ तीर चला करके गोला लगाते हैं और कुछ गोला लगा के तीर चलाते हैं। हेलो, देखिए इस भाई साहब को तीर चलाया, जहां लग गया वहीं पर गोला लगा दिया। हेलो, ऐसे लोग बहुत है हमारे बीच में, पता ही नहीं क्या हो रहा है। डायमंड क्लब किसका पिछले महीने था, इस महीने नहीं हुआ, उसको पता ही नहीं। सुपर डायमंड क्लब हो रहा है या नहीं हो रहा है, टीम कहां जा रही है, उनका फोकस कहां पे, पता ही नहीं। जो हो गया हो गया। बट इस टाइप के लोग भी हैं कि पहले गोला लगाते हैं, हेलो, लक्ष्य को फिक्स करते हैं, टारगेट लेते हैं, उसके बाद प्लानिंग करते हैं, वर्किंग करते हैं, फील्ड में जाते हैं और उन लोगों का टारगेट हिट होता है। कर सकते हैं ऐसा। और हमेशा मेडल उनको मिलते हैं, हेलो, मेडल उनको मिलते हैं जो गोला लगा करके तीर चलाते हैं। इसलिए इफ यू वांट टू गेट सक्सेस, द सक्सेस की इज, सक्सेस चाहिए तो लक्ष्य बनाकर काम करने की आदत डालिए। कर सकते हैं। लक्ष्य नहीं है तो कुछ होने वाला नहीं है। सक्सेस डोंट लाइक दोज, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूं। who run away from typical situations, from tough situations। यदि आपको बहुत बड़ी सफलता मिलनी है, भगवान ने डिसाइड कर दिया है, तो ऐसे नहीं मिलेगी भाई साहब। भगवान आपको चेक करेगा, और चेक करने का भगवान के पास कोई क्वेश्चन पेपर नहीं है। वो आपके रास्ते में, आपके मार्ग में, आपके सामने बहुत सारी चुनौतियां भेजेगा, मुश्किल समय भेजेगा, और उस समय जो टिक गया, ही इज फिट फॉर सक्सेस। हेलो, जो लोग भाग गया, भगोड़ा हो गया, ही इज नॉट फिट फॉर सक्सेस। अपने साथ बहुत सारी मुश्किलें आई, बहुत सारी मुश्किलें आई, जो टिक गए वो आज इस हॉल में है, और जो निकल गए आज वो भगोड़े हैं। हेलो, हमें टिकना है, मुश्किलें कितनी आ जाए, थोड़ी सी बात में डिस्टर्ब हो रहे हैं। 4 लोग कहीं चले गए तो मायूस, कोई और कंपनी आ गई तो मायूस। आप अपने आप को मजबूत कीजिए। जब तक सिचुएशन कैसी भी क्यों ना हो, आसान हो, मुश्किल हो, टफ हो, ऑलवेज बी एक्साइटेड। और ये फिगर आपके लिए बहुत अच्छी है। सक्सेस गोज टू दोज लीडर who lead in every situation। कैसी भी सिचुएशन है, you have to lead। एक नॉर्मल सिचुएशन है, you have to work। चाहे टिपिकल सिचुएशन है, you have to work। और चाहे स्थितियां उल्टी भी हो जाए, आरसीएम का झंडा हमेशा ऊपर रहेगा। ये भावना आपके ऊपर होनी चाहिए। और यदि आप ऐसा करते हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, कुछ भी आ जाए हमारे सामने टिक नहीं पाएगा। बस ये झंडा ऊपर रहना चाहिए आपके हाथ में। कर सकते हैं। इसलिए जब सिचुएशन आती है उसको स्वीकार कीजिए, वो आपकी परीक्षा है बड़ी कामयाबी जाने के लिए। एंड द नेक्स्ट इज सक्सेस डोंट लाइक अनट्रेन्ड एंड अनस्किलफुल पीपल। जुगाड़ी के पास सक्सेस नहीं आती है। यू हैव टू बी सक्सेसफुल, यू हैव टू बी ट्रेन, यू हैव टू लर्न। आपको सीखना पड़ेगा, आपको जानना पड़ेगा आरसीएम क्या है। आप सीखने की कोशिश नहीं कर रहे हैं तो बिजनेस कैसे बढ़ेगा आपका। देखिए पिक्चर, एक ये डॉक्टर है, एक ये डॉक्टर है, ही इज एक्सपर्ट, स्पेशलिस्ट, बट इज अनट्रेन्ड। यदि आप किसी व्यक्ति को सलाह दें इलाज कराने के लिए, तो किससे देंगे सलाह? हेलो, किससे देंगे? ट्रेन से, एक्सपर्ट से। बिल्कुल सही। अब अपनी भी बात सुन लीजिए, हम भी डॉक्टर हैं, हम लोगों की नेगेटिविटी का इलाज करने वाले डॉक्टर हैं। हेलो, हम लोगों को सक्सेस करने के लिए डॉक्टर हैं। और यदि हम अनट्रेन्ड होंगे तो कोई हमसे इलाज कराएगा क्या? मैं तो अनट्रेन्ड रहूं, लेकिन मेरी टीम ट्रेंड हो जाए,
नेवर पॉसिबल। इसलिए यदि आप सक्सेस चाहते हैं तो क्या करना है, बदलते हुए समय के साथ अपने आप को अपडेट कीजिए, अपने आप को बदलिए। जब दुनिया में बदलाव आता है, जो लोग बदल जाते हैं वो सक्सेस हो जाते हैं, और जो बदलते नहीं वो वहीं के वही रह जाते हैं। और नया सीखने के लिए तैयार कीजिए। आरसीएम के सही रूप को जानिए। ये बहुत बड़ी मिस्टेक लोगों को हो रही है। अभी तक आरसीएम का सही रूप, कल का जो डाटा दिखाया सर ने, एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। मैं बहुत एक्साइटेड रहा। जो टेबल बताई कि फूड का क्या मार्केट होने वाला है, शूज का क्या मार्केट होने वाला है, कॉस्मेटिक्स क्या है, हेल्थ केयर का क्या है, 40 लाख करोड़ का मार्केट है। और उसमें फिगर केवल 1% भी पकड़ ले तो 40,000 करोड़। हेलो, 40,000 करोड़ का। और जिस दिन 40,000 करोड़ का मार्केट हो गया, हम यहाँ मेट्रो में बैठ कर नहीं आएंगे, अपने अपने हेलीकॉप्टर लेके आएंगे। सर कर सकते हैं। आरसीएम के सही रूप को जानिए। आरसीएम एक बदलाव है। इट इज ए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। एक नई तकनीक है, एक नई व्यवस्था है, एक नई सोच है। जब तक अपनी सोच को इस सोच के साथ नहीं मिलाएंगे, सक्सेस आने वाली नहीं है। इसलिए ट्रेड बनिए, अपनी सीखने की भूख को बढ़ाइए, अपने आप को अपडेट रखिए, अपने काम करने के तरीकों में बदलाव कीजिए, बिंदास रहने की आदत डालिए और अपने मन चाहे लक्ष्यों को प्राप्त कीजिए। जब तक आप नहीं सीखेंगे, टीम सीखने वाली नहीं है। जब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे, टीम बढ़ने वाली नहीं है। अभी एक बहुत अच्छी बात हुई रिटेलिंग को लेकर के। बहुत सारे लोगों को रिटेलिंग में हो सकता है इनकन्वीनियंट लग रहा हो, लेकिन जब से अपनी दुकान का कंसेप्ट आया, मेरे घर में प्रोडक्ट रखा है, मैंने उसकी ओपनिंग की, तो मुझे अलग से बेचने की जरूरत नहीं है। मेरे घर पे मेरी आजू बाजू के लोग मेरे घर पे विजिट करते हैं, उनको पता चल चुका है इनके घर पे एक छोटी सी दुकान है। उनको पेस्ट की जरूरत पड़ती है, हल्दी की जरूरत पड़ती है, चाय की जरूरत पड़ती है, साबुन की जरूरत पड़ती है, दे विल परचेज। तो मेरी रिटेलिंग ऑटोमेटिक होगी कि नहीं होगी? और यदि मैं इस बात को अपने बिजनेस में सही ढंग से इंप्लीमेंट कर पाया, अपनी दुकान के कंसेप्ट को यदि मैं ठीक ढंग से इंप्लीमेंट कर पाया, मैं दावे के साथ कहता हूं सारे के सारे क्लब की पिन हमारे सीने पर हो सकती है और सारी की सारी पिनें हमारे सीने पर आ सकती है। बट आई हैव टू चेंज माई टेक्नोलॉजी, आई हैव टू चेंज माई वर्किंग स्टाइल। और मेरे को जो टॉपिक दिया गया था कि सक्सेस के लिए आपको सीखना है। हेलो, लर्न, अर्न एंड एंजॉय। यही मेरे लिए आज आपका संदेश है। आप सीखिए, काम कीजिए, आगे बढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जिस सक्सेस के सानिध्य में सीखकर, जिनके पास बैठ के सारी चीजें मुझे सीखने को मिली, आई एम सो लकी। वो मेरे स्पॉन्सर है, मेरे अपलाइन है। आपकी जोरदार तालियों के बीच में मैं बुलाने जा रहा हूं हिंदुस्तान के सबसे चहेते लीडर माननीय सुरेंद्र वत्स साहब। आपकी जोरदार तालियों। ग्रोथ को भूलने जाना, ये मंत्र है कल का, ये नारा है सबसे बड़ा। और ये नारा तभी साकार होगा, ग्रोथ तभी आएगी जब हम लोग एक चीज पे काम करेंगे, वो है रिलेशंस। अगर लड़ाई झगड़े रहेंगे तो क्या ग्रोथ होगी सर? अच्छे रिलेशन चाहिए। रिलेशन की जब हम बातचीत करते हैं तो हमें मालूम है कि किन्हीं भी दो चीजों के बीच का जो संबंध है उसे हम रिलेशनशिप कहते हैं। पिता पुत्र का संबंध, डॉक्टर और मरीज का संबंध, अपलाइन और डाउनलाइन का संबंध, पति पत्नी का संबंध, ये एक रिलेशनशिप है। तो आज इसी विषय में हम लोग थोड़ा सा बातचीत करेंगे। देखिए, रिलेशनशिप को अगर हम दो भागों में डिवाइड करें, एक हमारा फैमिली रिलेशंस, जो लोग हमारे पारिवारिक लोग हैं, जिसमें एक छोटी यूनिट जिसमें 5-6 लोग हैं, पति पत्नी हैं, पेरेंट्स साथ में रहते हैं, तो एक तो वो यूनिट हो गई। और एक जो हमारे क्लोज रिलेटिव्स रहते हैं, बुआ हैं, चाचा जी हैं, चाची हैं, बच्चे हैं, कजन्स हैं, वो सारा का सारा हम लोग फैमिली में कवर करते हैं। तो इन दोनों रिलेशंस के बारे में थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। फैमिली रिलेशंस क्यों इंपॉर्टेंट है? हम सब लोग बिजनेस में हैं, बड़े बिजनेस मैन या वुमेन बनना चाहते हैं,
खूब सारा पैसा बनाना चाहते हैं, यस और नो? और अभी तक इरादा नहीं किया था तो महावीर जी और अत्री जी की जो ट्रेनिंग शानदार रही तो अब तो इरादा हो गया है सर। अब बड़ा बिजनेस करें, लेकिन बड़े बिजनेस में ये जरूर ध्यान रखें कि आपकी फैमिली आपके साथ रहनी चाहिए। हम कितने भी बड़े बिजनेसमैन बन जाएं, लेकिन शायद स्टीव जॉब जितने शायद बड़े न बन पाए। एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स पूरी दुनिया के लिए इंस्पिरेशंस हैं। जब ये डेथ बेड पे थे, इनके जो लास्ट वर्ड्स हैं उसको अगर हम संक्षेप में जाने समझें इसको, तो इन्होंने ये लिखा था बिल्कुल अंतिम समय में कि मैं बिजनेस में कामयाब हुआ, एक बड़े लेवल पे पहुंचा और लोग मुझे बड़ा एंटरप्रेन्योर मानने लग गए, लेकिन आज जब मैं बेड पे हूं तो मैं ये महसूस कर रहा हूं कि मैंने अपनी पत्नी, अपने बच्चे और अपने नजदीकी दोस्तों के साथ में जो समय बिताया वो और ज्यादा बिताना चाहिए था। हेलो, कौन कह रहे हैं सर? स्टीव जॉब्स कह रहे हैं। तो अगर उनको ये महसूस हुआ तो हमें भी उस दिशा में सोचना चाहिए सर, उस दिशा में हमें भी सोचना चाहिए। थोड़ा सा एक चीज देखते हैं हम लोग, क्यों रिलेशंस हैं ये जरूरी, फैमिली रिलेशंस क्यों जरूरी हैं, ये क्यों मजबूत होने चाहिए, इनमें मधुरता क्यों होनी चाहिए। हैप्पीनेस बिगन्स एट होम। एक कहावत है, रोता जाए मरे की खबर लाए। अगर घर का माहौल ठीक नहीं है, रोनी सूरत लेके जाएंगे, प्रोडक्ट किसी को बेचेंगे तो सामने वाला खरीदेगा सर? शकल पे ही अगर आपका हाल हुलिया ठीक नहीं है, शकल से लग रहा है कि न्यूट्री चार्ज पिछले 3 दिन से नहीं खाया है, बात बन जाएगी? नहीं बनने वाली है। तो वो अच्छी शकल, अच्छी सूरत कब पैदा होगी? तब होगी जब घर में कैसा माहौल होगा सर? अच्छा माहौल होगा, एक अच्छी एनवायरनमेंट होगी। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है कि आपके अपने घर का माहौल हमें पहले सुधारना है, उसे थोड़ा पॉजिटिव एनर्जेटिक माहौल हमें बनाना है। इन हार्ड टाइम्स फैमिली सपोर्ट्स यू। जब जीवन का सबसे कठिनतम समय हमारे पास में आएगा, उस समय सबसे ज्यादा आपके नजदीक कोई होगी तो वो आपकी फैमिली होने वाली है। शायद हमारे नजदीकी दोस्त नहीं आए जिनके साथ आज हम बहुत टाइम व्यतीत कर रहे हैं, शायद वो भी नहीं आए। मैं उस टाइम की बातचीत कर रहा हूं कि आप हॉस्पिटलाइज हो गए, डॉक्टर ने कहा कि 3 महीने रहना ही पड़ेगा। उस समय आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपके पेरेंट्स, आपकी बहन, वही लोग आपके साथ में रहने वाले हैं। राइट सर? तो उसकी कदर करना शुरू कीजिए। भगवान न करें कि ऐसी सिचुएशन आपके सामने आए, उसकी कदर कीजिए आज से ही। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप अपने आप से प्रश्न पूछिए कि हम अपनी जिंदगी का, माना आप 100 साल तक जीने वाले हैं, उन 100 सालों में सबसे ज्यादा समय किसके साथ बिताएंगे? फ्रेंड्स के साथ बिताएंगे क्या? बॉस के साथ बिताएंगे क्या? अपलाइन के साथ बिताएंगे क्या? सबसे ज्यादा टाइम आपका, अगर वर्किंग आवर्स आपके 10 घंटे भी हैं तो 14 घंटे कहां पे देने वाले हैं आप? घर पे देने वाले हैं, फैमिली पे देने वाले हैं। तो आपका मैक्सिमम टाइम आपके घर पे जाने वाला है और वहीं पे माहौल सबसे अच्छा करने की जरूरत है। सबसे पहले आपके अपलाइन से रिलेशन बहुत अच्छे हैं, बड़ी अच्छी बात है। डाउनलाइन आपको बहुत अच्छा मानती है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर पत्नी आप हैं तो आरसीएम बैनर्स के सफायर और डायमंड, और पत्नी आपको रॉयल्टी चेवर नहीं मानते हैं, तो फिर कोई फायदा नहीं है सर। तो वहां पहले डायमंड बनना जरूरी है सर। अब बात करते हैं कि ये बना कैसे जाए, लेकिन उससे जरूरी ये है कि आपकी चाहत होनी चाहिए वैसा बनने की।
कितने लोगों की चाहत है? पक्का? एक बार तालियां बजा के दिखाएंगे कि आप वास्तव में चाहते हैं कि आपके ये फैमिली वाला जो पार्ट है ये बहुत मजबूत हो जाए। देखिए, बहुत सारे लोग आपसे कहते हैं, या शायद आप भी कहते होंगे अपनी अपलाइन से, कि सर मेरी कमियां बताइए, मुझे सुधारिए। हेलो, मैं आपको आपको एक टास्क दे रहा हूं, आप अपने आप को नंबर दीजिए। 0 से 10 नंबर के बीच में आपने अपनी मार्किंग करनी कि आप कहां पे स्टैंड कर रहे हैं। कैसे करेंगे? आप इसको 5 भागों में डिवाइड कीजिए। 2-2 नंबर के 5 प्रश्न हैं। 2 नंबर हैं आपके स्पाउस के साथ जो संबंध हैं उसके हैं। 2 नंबर हैं आपके पेरेंट्स के साथ आपके जो रिलेशन है उसके हैं। आपके बच्चों के साथ में जो संबंध हैं 2 नंबर उसके हैं सर। 2 नंबर हैं आपकी जो ग्रांड फैमिली है, जिसमें आपकी बहन है, उसकी शादी होगी तो वो आ गई, आपके जीजा जी आ गए, आपकी बुआ जी आ गई, मामा जी आ गए, नाना जी नानी जी आ गए, वो ग्रांड फैमिली है। 2 नंबर उसके हैं सर। और 2 नंबर हैं आपके नजदीकी दोस्त, बिजनेस से अदर जो दोस्त हैं। आज आप बड़े लीडर बन गए, लेकिन स्कूल में किन्हीं के साथ आपकी बड़ी दोस्ती थी। चाणक्य ने एक जगह लिखा है कि अगर आप किसी से दोस्ती करने जा रहे हैं, अगर आप किसी से दोस्ती करने जा रहे हैं और उस व्यक्ति ने अपनी जिंदगी में उसके 3 अच्छे दोस्त आज अगर उसके साथ नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति से कभी दोस्ती नहीं करनी चाहिए। हेलो, और मतलब वो उस समय फ्रेंड की बात थी, शायद कंपनियां नहीं होती थी। आज के संदर्भ में आप ऐसा कह सकते हैं कि जो व्यक्ति 3-4 कंपनियों में डोल गया, तो वो शायद बहुत ज़्यादा आप उस पर विश्वास नहीं कर पाएंगे, राइट? उसको इस सेंस में भी हम ले सकते हैं। एनीवे, तो आपने सर 2-2 नंबर के कितने प्रश्न हुए सर? 5 हुए। अब आपने अपने आप को ये देखना है ईमानदारी के साथ में कि आपके और आपके स्पाउस के, आपके जो पति हैं या पत्नी हैं, उसके साथ आपके संबंध कितने हैं। वो आपके बारे में, उनका केयरिंग एटीट्यूड, या आप क्या सोचते हैं उनके बारे में, कहां आप देखते हैं, आपने जज करना है। पेरेंट्स, इसमें ध्यान ये रहे कि जैसे होता है ना कि जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं हमारे, जैसे हम लोग पढ़ते थे 10th तक, तो ये था कि भाई इंग्लिश हिंदी में तो पास होना जरूरी है ही है, कंपलसरी सब्जेक्ट होते थे। तो ये 5 कंपलसरी सब्जेक्ट हैं। इसमें अगर किसी एक में आपका 0 नंबर आया तो फिर आप फेल हैं। आप ये नहीं कह सकते कि मैं पति पत्नी के साथ तो बहुत बढ़िया हैं, लेकिन माँ बाप तो मेरे निकम्मे हैं, गांव में हैं, मेरे को कुछ नहीं दिया, इसलिए मेरे संबंध अच्छे नहीं हैं। हेलो, फिर आप फेल हैं सर। आप ये भी नहीं कह सकते कि माँ बाप तो ठीक हैं, लेकिन बहन की शादी हो गई, कोई ज़्यादा रिश्ता नहीं है, आना जाना नहीं है, तो फिर भी आपके बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है, राइट सर? अपने आप को जज कीजिए, बहुत कुछ आपको एनालिसिस करने का मौका मिलेगा सर। देखिए, आरसीएम माइनस में हम लोग कहते हैं कि आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी ग्रो करती है। तो ओवरऑल पर्सनैलिटी का मतलब ये है कि हर क्षेत्र में आरसीएम का डिस्ट्रीब्यूटर्स न केवल मात्र बिजनेस करते हुए, वो अगर किसी रिश्तेदारी में जाए तो लोगों को ये लगना चाहिए कि ये कहां काम करता है, इतना बदल क्यों गया है। आप अगर भैया दूज पे बहन के यहां जा रहे हैं, तो बहन को लगना चाहिए कि भाई मैं तो बदलाव आ गया, क्या हो गया इसको। हेलो, अगर आप ऐसा कर पाएंगे तो आप सही में आरसीएम बिजनेस के डिस्ट्रीब्यूटर हैं और टीसी छावड़ा जी की सोच का सही तरीके से पालन कर रहे हैं। आपको गाड़ी आ गई और पत्नी आपके साथ में बैठने के लिए तैयार नहीं है। हेलो, और बैठती है तो लोगों की शर्म से बैठती है। फायदा है सर उसका कुछ नहीं है। तो यहां पे इंपॉर्टेंट ये है कि इन संबंधों को, इन चीजों को भी आप बैलेंस करके चलिए। रिजॉल्व योर कॉन्फ्लिक्ट एज सून एज पॉसिबल। जब हम साथ में रहेंगे तो ऐसा नहीं कि हमेशा प्यार के नगमे ही चलेंगे।
कुछ छोटी मोटी खटपट तो होनी चाहिए ना सर, तभी मजा है जिंदगी का। जैसे गुड डॉट के जो हमारे प्रोडक्ट आते हैं तो उसमें कॉम्बिनेशन होता है, नमक भी है, मिर्ची भी है, मसाला भी है थोड़ा सा, तभी वो अच्छा लगता है। तो वैसे ही जिंदगी है, वैसे ही संबंध हैं, उनमें कॉन्फ्लिक्ट आएंगे, कुछ प्रॉब्लम्स होगी, कुछ इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन आपने क्या करना है, उसको लंबा नहीं चलने देना है। पत्नी से अगर खटपट हो गई, आज हुई है सुबह, या तो शाम तक ठीक हो जानी चाहिए, और नहीं अगले दिन तो ठीक हो ही जानी चाहिए, ज्यादा नहीं चलनी चाहिए सर। हेलो। और मैं इस चीज से कैसे निपटता हूं, मेरी धर्मपत्नी जी साथ में बैठी हैं, सामने बैठे हैं। मैं जब भी ऐसी कोई इश्यू होता है तो मैं क्या सोचता हूं, एक डायलॉग मैं अपने अंदर बोलता हूं कि यार जिंदगी पता नहीं कितने दिन की है, इसे नाराजगी में क्यों बिताया जाए, जितने दिन जीना है हंसी खुशी से जीना चाहिए। और जैसे ही मैं ये सोचता हूँ, फिर कोई भी चीज़ है, कोई ईगो है, कोई अहंकार है, या कुछ भी चीज़ है, वो सारी की सारी चीज़ें पीछे हट जाती है, चीज़ हैवी हो जाती है। आपका कोई दोस्त है, कोई रिलेटिव है, किसी से झगड़ा हो गया, बिजनेस में किसी से कोई सही बात नहीं बनी, ज़्यादा दिमाग पे मत रखिए। कल शक्ति भाई का एक ट्रेनिंग सेशन था यहाँ पे, उन्होंने बड़ी अच्छी चीज़ कही कि दिमाग में कचरा मत रखिए, उसको निकालते जाइए, निकालते जाइए। तो जब भी आपको ऐसा लगे तो आपने क्या बोलना है कि यार पता नहीं कितने दिन की जिंदगी है, खुशी के साथ में रहना। राइट सर, कहा जा सकता है यस। जितना जल्दी हो सके उसको आप सोल्व कीजिए। डू नॉट टेक फैमिली फॉर ग्रांटेड। हम डाउनलाइन के साथ तो बहुत केयरिंग होते हैं, और स्पेशली सेकंड लेग के साथ में। हेलो। लेकिन जब फैमिली की बात आती है तो उनके प्रति उतना केयरिंग नहीं रहते हैं, उनको हम गारंटीड ले लेते हैं कि ये तो घर के ही आदमी हैं, घर के ही लोग हैं। घर के लोग होके उन्होंने कोई अपराध किया क्या? हमें तो प्रायोरिटी देनी चाहिए क्योंकि वो घर के हैं, सबसे ज़्यादा टाइम हम उनके साथ में बिताने वाले हैं, तो उनको हमेशा प्रायोरिटी दीजिए, उनके प्रति केयरिंग रखिए, उनके प्रति ध्यान रहिए, उनसे प्यार से बातचीत कीजिए। ज़्यादातर प्रॉब्लम पता कहाँ पे हैं? घरों में ज़्यादातर प्रॉब्लम है, पत्नी को दिक्कत ये है कि ये मेरे से तो तू तोड़ा करके बात करता है और फोन पे लोगों से बड़े प्यार से बात करता है। हेलो, यस सर। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हम उनको गारंटी ले रहे हैं, हमें मान रहे हैं तो अपने ही लोग हैं, ये नाराज कहाँ होके जाने वाले हैं। डाउनलाइन की तो दिक्कत है कि प्यार से नहीं बोलेंगे, भाग जाएगी। अब कानून लचीला हो गया सर पति पत्नी के संबंधों में भी, ध्यान रखिएगा। अब समय बदल रहा है, अब वो नहीं रहा कि 7 फेरे ले लिए तो 7 जन्म का लाइसेंस मिल गया। राइट सर। अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज की सारी चीजें अपना रहे हैं तो ये भी धीरे धीरे असर करेगी हमारे समाज पर, तो थोड़ा और ज्यादा अच्छे संबंध रखने की जरूरत है। कितने लोग मानते हैं? थैंक यू वेरी मच। चलो मैं थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाता हूं, थोड़ा सा शायद लंबा हो जाएगा। अब हम दूसरे संबंधों की बात करते हैं, बिजनेस रिलेशंस। फैमिली अगर ठीक है, अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि भाई फैमिली में भी ये करना है, फोन किया जाए, अपलाइन फोन करे, कहाँ है, बोले जी घर पे हूं, पत्नी की सेवा कर रहा हूं, बच्चे को स्कूल छोड़ के आया हूं, स्कूल से लेके आना, बस यही काम धंधा है। अभी बैलेंस बना के चलना है सर आपने। राइट सर। अब बिजनेस रिलेशंस की हम बातचीत करते हैं। देखिए हमारे बिजनेस में एक रिलेशन है, रिलेशन विद अपलाइन। हम सबकी अपलाइन है या नहीं है? हम सबकी अपलाइन है। अपलाइन के साथ में कैसे बातचीत करनी है, क्या तरीका है, वो हमें बताया नहीं जाता, लेकिन हम सीख जाते हैं एक दूसरे को देख के। लेकिन कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, क्योंकि उसकी बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं होती है, तो कुछ 1-2 पॉइंट्स हैं जो मैं इंपॉर्टेंट समझूंगा, वो मैं आपसे शेयर करूंगा। हम सब लोग
ये मानते हैं कि भाई आप यहाँ पे हैं, आपके नीचे आपकी डाउनलाइन है, ऊपर जो ग्रीन डॉट आपको दिख रहे हैं आपकी अपलाइन है, और ये पूरी आपकी अपलाइन है जिसे हम LOS भी कहते हैं, लाइन ऑफ स्पॉन्सर्स भी कहते हैं। जो आपकी अपलाइन के साथ में संबंध है इस बोनस में, वो वैसा होना चाहिए जैसा आपका संबंध आपकी माताजी के साथ में है। घर में आपके सबसे क्लोज आपकी माताजी हैं, पिताजी हैं? माताजी हैं। हम सारी बातें माताजी को जरूर बताते हैं। हमारे यहाँ पे घर पे तो नियम ये है, मतलब बच्चे बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, वो सारी सलाह मशवरा जो भी करना धरना है माता से ही लेते हैं। मेरे को तो बाद में जाके मालूम चलता है, और मैं फिर डांटता हूँ, मेरे से क्यों नहीं पूछा? बोले मम्मी से पूछ लिया था। तो जिस प्रकार से माँ ममता की मूर्ति होती है, उसी प्रकार से जब आप अपलाइन हैं तो ममता की झलक आपके अंदर से दिखनी चाहिए। आप वहां पे अहंकारी मत होइए, आप वहां पे बॉस की तरह ट्रीट मत कीजिए, मैं तो अपलाइन हूं, मैं तो बहुत बड़ा व्यक्ति बन गया हूं। मां मतलब त्याग की मूर्ति, सैक्रिफाइस। तो जिस सैक्रिफाइस के लिए एक मां अपने बच्चों के लिए तैयार होती है, खुद गीले में सोती है, बच्चे परेशान नहीं होने चाहिए, वैसी ही फीलिंग आपकी डाउनलाइन के प्रति होनी चाहिए। तब आप एक अच्छी अपलाइन हैं, तब आपके बोनस में ग्रोथ आएगी। आपको उनका ध्यान ही नहीं है, चिंता ही नहीं है, कहीं पूछते ही नहीं है, तो बात बन जाएगी सर? नहीं बनेगी। तो अब आपने क्या करना है, आपके जो अपलाइन हैं, आपने उनको अपनी माताजी के रूप में देखना है। राइट सर? तो आज से आपकी अपलाइन क्या हो गई? आपकी माताजी हो गई। मजाक मत कर लेना, समझाने के लिए बात कर रहे हैं हम लोग। कीप बोनस रिलेशन एंड पर्सनल रिलेशन सेपरेट। यहाँ पे ये पॉइंट इसलिए है कि हमारे बोनस में ये होता है कि सम टाइम, कल एक अच्छा एग्जाम्पल हम लोगों ने यहाँ पे देखा, मंजीत कुमार सिंह जो नए स्टार रूबी बने, उनकी जो अपलाइन है वो रिश्ते में उनके छोटे भाई हैं। और अपने यहाँ तो होता ही है, छोटा तो पिटने के लिए होता है, हेलो, और इसलिए होता है कि ताकि उसके पुराने कपड़े वपड़े यूज होते रहे, किताबें यूज होती रहे। राइट सर? जनरली ऐसा होता है। और जब छोटा भाई अपलाइन में आ जाए तो उसको अपलाइन मानना, गुरु की तरह मानना, उसकी डायरेक्शंस को फॉलो करना बड़ा मुश्किल का काम रहता है। लेकिन यहां पे चूंकि वो आपसे पहले इस बिजनेस में आया है, 10 दिन पहले ही आया, लेकिन उसका तजर्बा आपसे 10 दिन तो ज्यादा हुआ। यस और नो? तो सीनियरिटी की वजह से आप इस बिजनेस के जो रिलेशन है उनको महत्व दीजिए। कि काउंसलिंग की बात है तो फिर वहां पे आप बड़े भाई के रूप में मत जाइए, आप एक डाउनलाइन के रूप में जाइए और पूरा समर्पित होकर उनसे काउंसलिंग कीजिए, उनसे डायरेक्शन लीजिए। अगर आप बहुत एजुकेटेड हैं, कई सारी डिग्रियां आपके पास में हैं और आपके अपलाइन में एक व्यक्ति है जो 10वीं पास है, तो आप वहां इस अहंकार में मत रहिए कि मेरे पास तो बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं और उम्र इतनी है कि इससे बड़े तो मेरे बच्चे हैं। बोनस की एजुकेशन ये कहती है कि वो जो बच्चा, जिसे आप उम्र में बच्चा है लेकिन इस बोनस में वो आपके माँ के रूप में है, आप उसको उसी रूप में ट्रीट कीजिए। रिस्पेक्ट देम थ्रू वर्ड्स एंड बॉडी लैंग्वेज, एज एंड क्वालिफिकेशन डजंट मैटर, इस पे हमने बात किया। और रिस्पेक्ट क्यों देना है? इसलिए देना है क्योंकि डुप्लीकेशन का बोनस है। अगर हम एक दूसरे को रिस्पेक्ट नहीं देंगे, आदर सम्मान नहीं देंगे, तो प्रॉब्लम आ जाएगी। यस और नो? और हमारे बोनस में देखिए इस परंपरा के बड़े फायदे हैं सर। कल शाम को सेकंड सेशन था, बाहर बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो गई ऊपर वाले गेट्स पे। हालांकि बहुत अच्छी मैनेजमेंट, बड़े बाउंसर, सब कुछ वहां पे था, लेकिन जब क्राउड बहुत ज्यादा होता है तो बहुत हल्ला गुल्ला, ये वो, लाइनें लग रही हैं। वहां पे मैं और मुकेश कोठारी जी गए, थोड़ा सा बस हम वहां प्रेजेंट रहे
और कोई हल्ला नहीं, कोई गुल्ला नहीं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, लोग ऐसे आ रहे थे जैसे बच्चे लाइन में लग के जाते हैं। ये ऐसा क्यों हुआ? ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमारे बिजनेस में रिस्पेक्ट करते हैं लोग, आदर सम्मान करते हैं। यस सर। तो ये जो कल्चर है, ये कल्चर बहुत बढ़िया है, इसलिए वो रिस्पेक्ट होना चाहिए, क्योंकि डुप्लीकेशन का बिजनेस है, टीचर स्टूडेंट की थ्योरी पे बेस्ड है, और अगर आप ऐसा करेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये वैल्यू बेस्ड सिस्टम है, इसमें कुछ अच्छे लोग हैं, अच्छी संस्कारों वाले लोग हैं, ऐसा महसूस होगा। अच्छे अच्छे लोग हमारे बिजनेस में आना स्टार्ट करेंगे। आगे बढ़ते हैं सर हम लोग। शेयर योर ऑल सिचुएशंस, जो भी आपकी सिचुएशंस हैं, फैमिली से, फाइनेंशियल से, जो भी हैं, क्लाइंट से डिस्कस कीजिए। और इसलिए डिस्कस नहीं कीजिए कि आप बताएं कि सर ये नुकसान है, इतने का कर्जा है और आपका तो चेक बहुत बड़ा आता है, थोड़ा सा मुझे भी दे दो। इसलिए डिस्कस नहीं करनी है, क्योंकि माता से हम कुछ छुपाते नहीं हैं। उस दृष्टि में आपने उसको सब कुछ बता देना है, ताकि उसी प्रकार से वो आपको गाइड करते रहे, उसी प्रकार से वो आपको डायरेक्शन देते हैं। राइट सर। शेयर योर ड्रीम्स एंड गोल, महावीर जी ने ये टॉपिक और क्या, ड्राई योर लाइफ स्ट्रक्चर ऑन पेपर। जब भी आप क्लाइंट से मिलें, जब भी मिलें सर, आप मिलते हैं क्लाइंट से, एक चीज का ध्यान रखें हमेशा, सबसे पहला काम क्या हो, आपका पेपर निकले, डायरी खुले, उसमें आप अपना लाइफ स्ट्रक्चर आप ड्रॉ करें कि मेरी ये टीम है, ये लोग हैं, और मेरे सामने सर थोड़ा ये इश्यूज हैं, कैसे काम करना चाहिए। मार्क कीजिए उसमें कितने डायमंड क्लब हैं, कितने स्टार डायमंड क्लब हैं, कितने क्राउन क्लब कर रहे हैं, कितने लोग लीडरशिप पे हैं, कितने टेक, वो सारी चीजें जो बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट है, वो एक एक चीज पेपर पे मार्क कीजिए। और आप चाह रहे हैं कि आपकी टीम में स्टार डायमंड क्लब बढ़े, कितने लोग चाहते हैं? सभी लोग चाहते हैं। न्यूट्रीचार्ज क्राउन क्लब में आना चाहते हैं? तो आपने क्या करना है, जब आप क्लाइंट से मिलें, पेपर पे ड्रॉ करें, तो आप बोले कि सर ये मेरा स्ट्रक्चर है, ये ए लाइन है, ये बी लाइन है, मैं चाहता हूं न्यूट्रीचार्ज क्राउन क्लब में लोग बढ़ें, आप मुझे बताइए सर क्या करूं। हेलो, यस। पेपर पे चीजें आएंगी तो उसका कोई सॉल्यूशन निकलता है। चलिए इसको भी थोड़ा हम लोग करते हैं, और चलिए आगे बढ़ते हैं सर। दूसरा रिलेशन है रिलेशन विद डाउनलाइन। अभी हम क्या थे? अभी हम डाउनलाइन थे। क्या थे? अभी थोड़ी देर पहले हम लोग डाउनलाइन थे। और अपलाइन के साथ संबंध कैसे होना चाहिए वो हमने बातचीत की। अब हमारा रोल बदल गया है। अब हम लोग क्या बन गए हैं? हम अपलाइन बन गए हैं। अब हमारे संबंध डाउनलाइन के साथ कैसे होने चाहिए, उसमें कुछ जो बारीक पॉइंट है उस पर हम लोग बातचीत करेंगे। आपको मालूम है डाउनलाइन कौन सी होती है? ये जो संबंध है, ये किसकी तरह का संबंध है? बच्चे की तरह। अपलाइन माता जी की तरह है तो ऑटोमेटिक डाउनलाइन किसकी तरह हो गई? बच्चे की तरह। तो वैसा ही ट्रीटमेंट, जैसा एक बच्चे के प्रति एक माँ का ट्रीटमेंट होता है। बच्चा बार बार गलतियां करती है, माँ गुस्सा करती है, नहीं करती ना सर? तो वो सारी की सारी चीजें जो एक बच्चे के साथ में ट्रीट होती हैं, वैसी ही ट्रीटमेंट आपको यहां पे मिलने वाली है अपनी अपलाइन से। राइट सर? चलिए, अगर आप अपलाइन हैं और अब आप अपलाइन की भूमिका में अगर हैं, तो आपने क्या करना है? योर ड्यूटी टू टेक देम, टू टीच देम एंड मेक देम बेटर। अपलाइन होने का मतलब ये है कि आपने, ये आपका नैतिक कर्तव्य है कि जो लोग आपके साथ में हैं, जो लोग आपके साथ में आ गए हैं, उनको कामयाब करना, उनको बेटर बनाना, वो मेरी मॉरल ड्यूटी है। या सिर्फ बोनस वॉल्यूम लेना ही जरूरी है सर? ग्रोथ कैसे आएगी? तभी आएगी जब हम टीचिंग देंगे और किसी व्यक्ति को बेहतर बनाएंगे। सतीश पंडित जी ने अपनी एक टेप में बड़ी अच्छी बात कही है
कि इस बिजनेस में सब कुछ है, पैसा इतना ज्यादा मिलेगा कि आप पैसा लेते लेते परेशान हो जाएंगे। और जो कोर टीम में जो लोग हैं वो बखूबी इसको समझते हैं। इतना आता है कि बैंक वाले परेशान कर देते हैं कि सर ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो। हेलो, चाहते हैं ना हम सब? तो खूब आएगा, शोहरत खूब मिलेगी, रिकॉग्निशन दुनिया के बड़े से बड़े ऑडिटोरियम और स्टेडियम में आपको मंच पे बुलाया जाएगा। ये मिलेगा, लेकिन किन को मिलेगा? उनको मिलेगा जो अपने आप को बदलेंगे, जो सीखेंगे, जो योग्य बनेंगे। तो आपका फर्ज है कि अपने आप को योग्य बनना है और अपनी डाउनलाइन को योग्यतम बनाना है। आपकी डाउनलाइन आपकी परछाई है। अगर आपकी डाउनलाइन अच्छे से व्यवहार नहीं कर रही है तो गलती किसकी? हेलो, आपकी डाउनलाइन गलत व्यवहार कर रही है तो गलती किसकी? खुद की, मेरी गलती। अगर अच्छे का क्रेडिट आपको मिलता है, वो को बड़ी अचीवमेंट लेते हैं, नहीं पिन लेते हैं, तो आपके लिए तालियां बजती हैं, तो आपको गालियां भी पड़नी चाहिए जब वो अच्छा व्यवहार नहीं करते। उसके के लिए कोई दूसरा नहीं आना चाहिए। राइट सर? तो ये जिम्मेवारी संभालेंगे सर हम लोग। और उसमें सर एक बड़ा अच्छा तरीका है जिसका मैं पालन करता हूं। जब भी मेरा कोई एसोसिएट मुझे लगा कि इसने थोड़ा सही नहीं बोला, जो स्टेज पे आया उसने ज़्यादा टाइम लिया या उसने कोई बात अच्छी नहीं बोली, मैं क्या करता हूँ, जेब में एक पॉकेट डायरी रहती है, उस पर मैं लिखता हूँ उसी समय, और बाद में अकेले में या फ़ोन पे मैं उसकी तारीफ करके उसको मैं बताता हूँ कि सर आपने वो सब थोड़ा ठीक नहीं बोला, या आपको 10 मिनट का टाइम दिया, बाकी बढ़िया आपका, लेकिन बस इतना था आपने 10 मिनट की जगह 40 मिनट ले लिया। तो वो व्यक्ति आगे से रियलाइज करता है, और हम अगर उनको बताएंगे नहीं तो वो सेम गलतियां बार बार रिपीट होती रहेंगी। राइट सर? ये ड्यूटी किसकी है? हमारी है। एक बार तालियां बजा के बताइए कि हम इसका पालन करेंगे। वी आर कमिटेड ऑन इट एंड वी विल वर्क ऑन इट। ऑलवेज गिव देम काउंसलिंग एंड प्लानिंग, ये आपका पार्ट है, हमेशा आप उनको देते रहिए। पॉजिटिव टॉक कीजिए। पूरी दुनिया में आग लग गई, तबाही मच गई, फिर भी एक अपलाइन डाउनलाइन से कभी नेगेटिव बोल सकता है क्या? अधिकार ही नहीं है। डाउनलाइन से नेगेटिव बोलना गुनाह है। हेलो, जुर्म है। और बहुत सारे स्पेशली वो लोग जो कहते हैं मेरा बैलेंस नहीं बढ़ रहा, वो डाउनलाइन के साथ घंटों घंटों नेगेटिव चर्चाएं करते हैं। अपनी कंपनी की कम बात करते हैं, दूसरी कंपनियों की ज्यादा करते हैं। हेलो, उनका तो प्रोडक्ट ऐसा है, उनका तो प्लान ऐसा है, वो तो ये कररहे हैं, वो तो वो कर रहे हैं। वो जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं। बीइंग ए प्लान, आप हमेशा पॉजिटिव बोलते रहिए और हमेशा पॉजिटिव रहिए। और मैं ये आपसे यहां पे ये कहना चाहता हूं कि अगर आपका कोई अपलाइन, वैसे तो कोई होगा नहीं, अगर कोई अपलाइन नेगेटिव बोलता है बार बार, यहां इस मंच से आपको ये पूरा अधिकार दिया जा रहा है कि आप विनम्रता के साथ में बोलिए कि सर नेगेटिव सुनना, अपलाइन से नेगेटिव सुनना बिजनेस में मना है, मेरे से प्लीज कोई अच्छी बात है तो ही बताइए। आप कह सकते हैं। कई बार जब पेरेंट्स गलती करते हैं तो बच्चे बड़े हो जाते हैं, बताते हैं नहीं बताते? सर बताते हैं। तो आपकी भी ड्यूटी है, आप भी बता सकते हैं, आप भी बोलिए। देखिए, नेगेटिविटी इस बिजनेस में जहर है, पॉइजन है, वो आपको खत्म कर देगा। और जहर की विशेषता ये है कि जहर कोई भी व्यक्ति आपको दे, कोई भी व्यक्ति दे, उसको पीने का परिणाम सिर्फ एक है और वो है मृत्यु। हेलो, आपकी अपलाइन, आपकी माता ने, पिताजी ने अगर जहर पिलाया तो जी जाएंगे क्या? नहीं जिएंगे। मार्केटिंग का एक गुरु मंत्र नोट कीजिए, और वो गुरु मंत्र हर व्यक्ति ने, चाहे वो नरेंद्र मोदी की ही क्यों ना हो,
हर व्यक्ति ने उस मंत्र को अपने जीवन में उतारा है। उस गुरु मंत्र का नाम है जो दिखता है वो बिकता है। हेलो, क्या बोला? क्या बोला? जो दिखता है वो बिकता है, लेकिन बिकता उसका है जो बोलता है। जो दिखता है वो बिकता है, बिकता उसका है जो बोलता है, और बार बार उसका बिकता है जो सच बोलता है। ये दुनिया की पूरी मार्केटिंग का सिद्धांत है। एक बार बेचना है, बढ़िया बढ़िया दिखा दो, और बार बार बेचना है तो सच बोलना पड़ेगा। अगर सच नहीं बोलोगे काम नहीं होगा। एक आदमी बहुत परेशान था, एक कंपनी में भर्ती हुआ, कंगे बनाने वाली कंगी कॉम। उसे 20 कंगी का टारगेट दिया गया कि एक 10 रुपए की कंगी है, 20 बेचोगे तो आपकी इतनी सैलरी हो। बेचारा पूरे दिन भर कंगी बेचता था। अब कंगी की जरूरत किसी को थी नहीं, सबके घर पर अपनी जेब में कंगी थी। टारगेट पूरा नहीं हो रहा था, तो टारगेट पूरा नहीं हुआ तो उसने एक युक्ति सोची, और वो एक टकले आदमी के पास पहुंच गया जिसके पास बाल थे ही। उस टकले आदमी के सामने जाकर बोला, भाई साहब कंगी ले लो। टकले आदमी को इतना गुस्सा आया, उससे साला कि इसका सिर फोड़ दूं मैं। वो कह साला मुझे चिढ़ा रहा है, मेरे पास बाल ही नहीं है और तू कह रहा कंगी ले लो। वो कह सर मैं इसीलिए तो आया हूं, थोड़ा सोचो ना कि आप टकले हैं, फिर मैं क्यों आया, यही तो समझाना चाहता हूं। सर हमारी कंगी है इतनी जबरदस्त कि आप 3 महीने तक रोज सोने से पहले इसको 5 बार रगड़ो, और रोज सोने के बाद में 5 बार रगड़ो, उठने के बाद 5 मिनट। अब बेचारा 5 बार 5 रगड़। अब ये डिसीजन कैसे होते हैं? 90% लोग इमोशन की मार्केटिंग करते हैं। अब जब आप सुबह सुबह या रात को 2 बजे भी टीवी चैनल खोलोगे ना, तो कोई ना कोई मार्केटिंग कंपनी आपको नजर आएगी, और उसके अंदर आपको ये बताया जाएगा कि हमारे प्रोडक्ट से क्या हुआ। इमोशनल क्या होता है? बेचारा टकला एक दिन में थोड़ी हुआ है? उसने बाल को रोकने की कोई प्रयास नहीं किए होंगे, आपको लगता है 50, 100, 200 बेचारा प्रयास कर चुका है। कभी कोई कहता है इसके ऊपर गाय का गोबर लगा लो, बेचारा उसने गोबर भी लगाया। कोई कहता है इसके गोमूत्र लगा लो, उसने गोमूत्र भी लगाया। किसी ने कहा ताजा लगा लो, सुबह 4 बजे ही गाय के पीछे जाके खड़ा हो गया, ताजा लगा। इतने प्रयास करने के बाद उसके बाल गए हैं, लेकिन फिर भी वो आपकी बात क्यों मान लेता है? वो कहता साला इतने तो नुकसान कर लिए, इतने डॉक्टर के पास गए, तो ये तो ऐसी युक्ति बता रहा है जिसमें ज्यादा पैसा नहीं लगने वाला, केवल 20 रुपए की कंगी। वो मनी मन सोचता है नहीं आए तो अभी कौन से हैं, और आ गए तो अब वो इमोशनल से कहता चल कंगी दे दे। कंगी तो बिक जाती है मेरे भाई, एक बार आपने गड़बड़ बोल दी बिक जाएगी कंगी, लेकिन ऐसी कंगी बेचने वाला आदमी कभी जिंदगी में दोबारा उस टकले की गली में जा पाएगा? और गया तो उसको गंजा करके भेजा जाएगा। जो दिखता है वो बिकता है, बिकता उसका है जो बोलता है, और बार बार उसका बिकता है जो सच बोलता है। एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं, आपको समझ में आ जाएगी पूरी की पूरी बात, आपको छोटे से एग्जांपल में समझ में आ जाएगी। आपने ट्रेन में सभी लोगों ने सफर किया होगा, सभी लोगों ने ट्रेन में सफर किया होगा। एक छोटी सी घटना आप देखिए उस ट्रेन के अंदर जो होता है, आप उसको समझिए और आपको यह सिद्धांत पूरी तरह मार्केट में दिमाग में फिट हो जाए। ट्रेन की बोगी है, ट्रेन की बोगी में 10-20 आदमी को चाय पीने की इच्छा हो रही है, तलब हो रही है चाय पीने की, कोई चाय वाला आ जाए। तभी एक मायूस सा चाय वाला चाय की केटली अपने हाथ में लेकर उस बोगी के बाहर से गुजरता, बोलता कुछ नहीं, बोगी के बाहर से सिर्फ गुजरता। अब यहां पर जिसकी भी नजर चाय पीने की इच्छा जिसकी है, उसकी नजर चाय वाले पर पड़ी, तो उसने तुरंत उससे पूछा चाय है क्या? इसका मतलब
उसने कुछ भी नहीं बोला, फिर भी चाय क्यों बिक रही है? क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है। तो पहला काम क्या करना? दिखाने का। लेकिन कंसेप्ट नंबर 2 में जब आप आएंगे तो आप क्या देखते हैं कि एक चाय वाला बोगी के अंदर घुसता है और वो बोलना चालू करता है, चाय 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 चाय, दुनिया की जोरदार चाय, दुनिया की शानदार चाय, एक बार पियोगे 1000 बार पियोगे, याद रखोगे भाई साहब, चाय की है गारंटी। याद रखना आप कि अगर पसंद नहीं आई तो पैसा वापस दिया जाएगा। चाय चाय चाय। अब आप क्या देखते हैं कि जिसकी चाय पीने की इच्छा नहीं है वो भी गिरता है। जो दिखता है वो बिकता है, बिकता उसका है जो बोलता है। और जब तक आप दिखाओगे नहीं, काम होगा नहीं। और टकले वाली बात तो मैंने आपको तीसरी बता दी कि बार बार उसका बिकता है जो सच बोलता है। अब इसकी शुरुआत कैसे करनी? कुछ मत करो मेरे भाई। जब भी आप आरसीएम बिजनेस किसी को समझाने जाओ और पहली ट्रेनिंग उसे दो तो उसे सिंपल सी बात करो, भाई तुम बाद में आरसीएम करना, पड़ोसी की बात बाद में जाना, सीधा सा पहला काम कर, घर के प्रोडक्ट बदल। और तुझे कैलकुलेशन लगा कि तेरे घर में अगर 5000 के प्रोडक्ट हर महीने यूज आते हैं तो तू 10,000 के खरीद ले। और 10,000 के खरीद लेगा तो कितना नुकसान होगा तुझे? कितना नुकसान होगा? 1 रुपए का नहीं होगा। इस महीने जो यूज नहीं आ रहे वो अगले महीने यूज आ जाएंगे। हेलो, नुकसान तो कुछ हुआ नहीं। तू क्या कर, 10,000 का प्रोडक्ट एक साथ ले ले और एक अपने घर में जिस ड्राइंग रूम में आप घुसते हो उस दीवार को, सामने वाली दीवार पर जो भी सबसे पहली नजर पड़ती है उस दीवार पर तुम इन सारे प्रोडक्ट को सजा दो। सिर्फ सजाने से ये पूरे 3 सिद्धांत काम होंगे। जो दिखता है वो बिकता है, बिकता उसका है जो बोलता है, और बार बार उसका बिकता है जो सच बोलता है। अब क्या होगा? 4 फायदे में बैक टू बैक बता रहा हूं आपको। फायदा नंबर 1 ये हुआ, आप अपनी डाउनलाइन, आप सभी लोग लीडर हैं। आर यू लीडर? आर यू लीडर? आप सब लोग लीडर हैं तो आपकी टीम है, और आपकी टीम में एक प्रॉब्लम आती है जो मैं आपको बता दूं, जो मेरे घर में आती थी पिछले 2 साल पहले, वो मैं आपको बता दूं। रात को अचानक बीवी बोलती है, 11 बजे मान लेते हैं, रात को 11 बजे अचानक बीवी बोलती है सब्जी नहीं बन सकती, हल्दी खत्म। क्या करोगे? 11 बजे कहां से लाओगे? पड़ोसी नहीं है तो कहां से लाओगे? हेलो, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। और आपको आश्चर्य होगा होता क्या? जब भी ऐसी अचानक कोई विविधा आती है हमारे घर में तो हम तुरंत पास में जो दुकान है उसके पास ढूंढ के जाते हैं, चाहे उससे जिंदगी में कभी भी मान नहीं लिया, लेकिन अब आपकी मजबूरी है, उसी के पास जाते हैं और उसे कहते हैं भाई साहब ये 100 रुपए लो, सबसे छोटा वाला पैकेट दे दो, क्योंकि कल तो मैं आरसीएम के पिकअप सेंटर पर जाकर नया लाऊं। अब थोड़ा सोचो कि आपकी टीम में अगर 1000 आदमी हैं, 1000 आदमी एक महीने में एक बार ऐसी गलती करते हैं, सिर्फ एक बार, तो 1000 into 100, 1 लाख का नुकसान आप हर महीने कर रहे हैं। सिर्फ अगर आपने हर व्यक्ति को प्लान में समझा दिया होता कि माल तुझे समझाना है तो ये 24 घंटे की दुकान हो जाती है, 24 आवर्स। फायदा नंबर 2 ये है कि जब आप डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं तो आप अकेले बोलने वाले होते हैं, लेकिन जो ही ये प्रोडक्ट आप घर में लगाते हैं तो प्रोडक्ट के घर के सारे लोग डिस्ट्रीब्यूटरशिप का काम करने लग जाते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, आपने आरसीएम ज्वाइन किया, प्रोडक्ट सजा दिया। अब प्रोडक्ट सजा दिया और घर पर पड़ोसन आपकी बीवी से मिलने आई। उसने एक प्रश्न किया, भाभी जी यहां पर तो आपके शादी की फोटो लग रही थी, अब साबुन क्यों लगाया? अब वो पूछेगी तो सुनेगा कौन? ऑटोमेटिक ही काम हो रहा ना मेरे भाई। आपने थोड़ा अलग बताया, सामने वाले ने प्रश्न रिलीज कर दिया। यहां पर फोटो लगी थी, साबुन क्यों लगाया? अब आपकी बीवी को आरसीएम के बारे में ज्यादा पता नहीं, जितना पता है वो बताएगी, और वो देख लिए क्या क्या बताएगी और उससे क्या क्या इफेक्ट होता है मैं आपको बताता हूं। ये हमारे हैं ना, पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। इन्होंने क्या इतने सारे प्रोडक्ट लाके यहां पर रख दिए और मेरे को कहते हैं साबुन से ना, मेरे को पसंद नहीं आती बहन जी, और मैं तो लक्ष्य से ही नहाती हूं। ओरिजिनल बोल रही है, देखिए इसका इफेक्ट देखना। ओरिजिनल बोल रही है, मैं पसंद नहीं करती और मैं तो लक्ष्य से ही नहाती हूं, और मुझे कहा था कि ये डिओड्रेंट लगाओ, मैं नहीं लगाती। लेकिन भाभी जी एक दिन रात को तेल खत्म हो गया,
और मैंने मजबूरी से ये तेल यूज कर लिया। ये तो है, मेरा पप्पू ना पहले एक पूरी खाता था, अब 2 खाने लगे और मेरा पेट भी ठीक रह रहा। और आपको पता है ये छोटे छोटे पिंपल हो रहे थे गायब। अब यहां पर ओरिजिनल बात आ रही है। इसका मतलब यह है कि आपके घर में एक डिस्ट्रीब्यूटर तैयार हो गया जो आपके पीछे से काम करना चालू कर दिया है। लो, अभी उसने एक प्रोडक्ट इस्तेमाल किया, वो 1 की तारीफ कर रहा है, कल वो 50 इस्तेमाल करेगा, 50 की तारीफ करेगा। जो दिखता है वो बिकता है, बिकता उसका है जो बोलता है, और बार बार उसका बिकता है जो। फायदा नंबर 3 ये हुआ कि आपका बच्चा और पड़ोसी का बच्चा 7 साल का, एक राजू एक पिंटू, दोनों उछलते उछलते खेलते खेलते घर में आए और सीधा उस प्रोडक्ट वॉल के सामने जाके खड़े हो गए। और छोटे से बच्चे ने आपके छोटे से बच्चे से पूछा, ए राजू, यहां तो तेरी फोटो लग रही थी बर्थडे की, अब यहां पर साबुन क्यों लगाया? अब 7 साल का बच्चा देखो कैसे कैसे बात कर रहा है, कैसे बिजनेस बढ़ेगा। 7 साल के बच्चे को ना आरसीएम के बारे में पता है, ना सिस्टम के बारे में, ना प्रोडक्ट के बारे में, बच्चा बात कर रहा है। ये मेरे पापा की कंपनी के प्रोडक्ट हैं और मेरे पापा छोटे मोटे नहीं है, रॉयल्टी अचीवर टाई लगाते हैं हमेशा। उसे आरसीएम के बारे में पता नहीं है, लेकिन वो छोटा जो दूसरा बच्चा है ना राजू, वो क्या सोच रहा है, मैं पिछड़े की औलाद हूं, इसका बाप ही सब कुछ है और मेरा बाप कुछ नहीं। फिर वो आगे बात करता है, देख सुन, ये मेरे पापा के प्रोडक्ट है, मेरे पापा की कंपनी के प्रोडक्ट है, और ये एरे गिरे को नहीं मिलते, मेरे पापा को मिलते हैं सिर्फ। और तुझे पता ना हर गेंद पे आजकल चौका और छक्का क्यों लगता है? नीट रिचार्ज किट्स, हाँ, इसकी वजह से। और मेरी मम्मी क्या कह रही है पता? मेरी मम्मी कह रही है कि इस बार नंबर 1 आने वाला हूं क्लास के अंदर। अब वो राजू भड़क गया, वो साला यही सब कुछ करेगा, न्यूट रिचार्ज भी यही पिएगा। वो सीधा अपनी मम्मी के पास, आपको 2 साल से आरसीएम करते हुए देख रहा है, फिर भी वो आरसीएम नहीं कर रहा है। हेलो, लेकिन सबसे अच्छा पड़ोसी बनने का बार बार दिखावा जरूर कर रहा है। रोज आपके घर पे आएगा, रोज प्रोडक्ट के सामने आएगा, रोज प्रोडक्ट को उठाकर देखेगा, उसके कंटेंट पड़ेगा, रेट पड़ेगा, लेकिन रख देगा, लेगा नहीं। बोलो क्यों नहीं लेता बताओ? क्योंकि वो आपसे प्यार करता है। वो बोलता है आई लव यू बाबा, क्योंकि मैं तेरे से प्रोडक्ट लूंगा तो तू करोड़पति बन जाएगा, और तू करोड़पति बन जाएगा तो मेरा पड़ोसी कैसे रहेगा? मैं अपने पड़ोसी को खोना नहीं चाहता। आई लव यू बाबा। हेलो, वो आपसे प्रोडक्ट नहीं लेता क्योंकि वो मन ही मन सोच रहा है कि मैं इसको पहले चेक कर लेता हूं, ये कुछ कर पाता है कि नहीं कर पाता। कोई बात नहीं, करने दीजिए चेक। आपका सिर्फ एक काम है, प्रोडक्ट रख दिया ना, अब उसको सिर्फ ये पता है कि प्रोडक्ट रहते हैं, वो करता नहीं, लेता नहीं, लेकिन एक दिन ऐसा समय आएगा कि कायनात में ऑटोमेटिक फंस जाएगा। कैसे? शर्मा जी उनका नाम है। रात को 11 बजे 5 मेहमान आ गए शर्मा जी के घर, जो आरसीएम नहीं कर रहे। मेहमान ने कहा भाभी जी चाय तो पी के जाएंगे। भाभी जी किचन में गई, चाय का ढक्कन खोला, चाय खत्म। अड़ोस पड़ोस में कोई है नहीं, पिकअप सेंटर बंद हो गए, सॉरी दुकानें सारी बंद हो गई है। उसने शर्मा जी को धीरे से अंदर बुलाया, शर्मा जी सुनो। शर्मा जी किचन में गए, चाय की पत्ती खत्म हो गई, क्या करेंगे? भागो, पीछे के गेट से भागो, कैसे मिलेगा? अब शर्मा जी बाहर आकर सोच रहे हैं कहां जाऊं, 11 बजे कहां से चाय की पत्ती लाऊं? तभी याद आता वर्मा जी, जो दिखता है वो बिकता है। अब क्या हुआ? अब वो रात को 11 बजे वर्मा जी के पास आया।
वर्मा जी, मैंने सोचा कि आज आपका प्रोडक्ट इस्तेमाल कर लिया जाए रात को 11 बजे। शर्मा जी क्या वर्मा जी क्या पागल है? रात को 11 बजे प्यार उमड़ रहा है। देखो, मैं सोच रहा हूं कि आज आपके प्रोडक्ट इस्तेमाल करके देख लिए जाए, और मैं सबसे पहले आपकी चाय की पत्ती को चेक करना चाहता हूं। ये समझ गया, पूरा फंस चुका है। रात को 11 बजे कोई चेक करने नहीं आता। अब उसने चाय की पत्ती उठाई। शर्मा जी ने बोला हाँ हाँ प्लीज आप ले सकते हैं, ये आपके लिए ही है। उसने फटाफट चाय की पत्ती उठाई और पीछे की तरफ रेट देखी और पूछा कि कितना दूं। सोचा कि पड़ोसी है, कुछ तो डिस्काउंट देगा। तभी तुरंत शर्मा जी बोल गए नहीं नहीं नहीं, ज्यादा देने की जरूरत नहीं, जो लिखा हुआ उतना, ज्यादा नहीं, जो लिखा हुआ उतना। मजबूरी में चाय की पत्ती ले ली गई। यहां पर हो गई आपकी सेल। अब चक्कर क्या पड़ा देखिए, पांचों मेहमानों ने चाय पी और योग ऐसा बे था कि पांचों मेहमानों ने चाय पीकर आधा घंटे में से 15 मिनट केवल चाय की तारीफ की। क्या बोला, भाभी जी क्या चाय बनाती। एक तो मेरी मां चाय बनाती थी, भगवान कसम मां की चाय की याद आ गई। अब मेहमान को थोड़ी पता है आरसीएम की, भाभी जी को भी पता नहीं है आरसीएम की। अब वो चाय की तारीफ कर रहा है। और भाभी जी क्या गजब की चाय बनाते हो, आपके हाथ में जादू है। भाभी जी परेशान, जादू कैसे हो गया? हाथ हो के वो ये चाय वैसी कैसे बनाते हो, उसने क्या गजब हो गया? तभी अचानक क्लिक हुआ और यार वो आज चाय की पत्ती का पैकेट का कलर चेंज था। वो तुरंत किचन में दौड़ी और किचन में देखा ये तो लाल कलर का पैकेट है, जो हमेशा आता वैसा नहीं है। उसे पता चल गया कि मेरे भाई ये जादू हाथ का नहीं है, चाय की पत्ती का है। अब रात को 11:30 बजे एक फरमान जारी हो रहा है घर में। देखिए कैसे फरमान जारी हो रहा है। भाभी जी को पता नहीं है आरसीएम क्या है, वो सिर्फ ऐसे, क्योंकि उसे पता लग गया कि चाय की वजह से हुआ। उसने रात को 11 बजे वर्मा जी को बोला, वर्मा जी सुनो, जिंदगी में पहली बार ढंग का काम किया, और सुनो आज के बाद मेरे घर में कोई दूसरी चाय की पत्ती आनी नहीं चाहिए, फेंक दूंगी नहीं तो बाहर। फंस गया। अब मजबूरी है, आरसीएम नहीं करे तो भी मजबूरी है मेरे भाई। तो मेरे साथ